तो आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम मीको है, वो बहुत छोटा था तभी कुछ ऑगर्स ने उसके पेरेंट्स को खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो इस धरती पर से सभी ऑगर्स को ही खत्म कर देगा। अब कहानी की शुरुआत में हमें पहले बताया जाता है कि जब इस धरती पर मॉन्स्टर अपीयर हुए थे तो उसके बाद से सभी ह्यूमंस ने अपने अपने किंगडम अलग अलग बना लिए और कुछ गार्ड तैयार किए जो कि उन मॉन्स्टर्स को उनके किंगडम में आने से रोकते हैं। तो अभी करंट टाइम में हम ऐसे ही एक किंगडम का सीन देखते हैं जहां पर प्रिंसेस सैली अभी अपने गार्ड से ही डर कर भाग रही थी। वो गार्ड उसका पीछा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि सैली का सपना है कि वो अपने किंगडम को छोड़कर एक एडवेंचर पर जाए जहां पर वो हर चीज के बारे में जाने और इस वर्ल्ड को देखे, लेकिन उसके पेरेंट्स अभी ऐसा नहीं चाहते। अब वो भागते हुए एक ट्रैवलर के पास पहुंचती है और हमें जानने को मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर मीको है। सैली उससे कहती है कि वो गार्ड को ना बताए कि वो यहाँ पर है। मीको इस पर हाँ कर देता है। वो गार्ड आकर देखते हैं तो उन्हें मीको एक लड़की लगता है क्योंकि उसके लंबे लंबे बाल थे। वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर देख कर रहे क्योंकि अक्सर यहाँ पर मॉन्स्टर को देखा जाता है, जिस पर मीको हाँ करता है और इसके बाद उन्हें एक लोकेशन बता देता है। जिसके बाद वो गार्ड उसकी तरफ चले गए थे। अब सैली वहाँ पर बाहर आती है और मीको को थैंक्स करती है। साथ ही इसके बाद वो उसे अपने किंगडम में घुमा रही थी क्योंकि किंगडम में हर शॉप के लोग उसे जानते हैं, इसीलिए मीको को यहाँ पर ट्रेड भी मिलती है। बाद में वो मीको को अपने पैलेस पर लेकर जाती है जहाँ पर वो मीको को बहुत टेस्टी खाना खिलाती है और उससे उसकी स्टोरी पूछती है। क्योंकि मीको एक ट्रैवलर है तो इसने इस वर्ल्ड को अच्छी तरह से देखा होगा। अब यहाँ पर मीको अपनी कुछ कहानी बताता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि तुम्हारा पैलेस और किंगडम बहुत शांत है। हर किसी का ही सपना होता है कि वो ऐसे ही किसी किंगडम में रह सके और तुम तो यहाँ की प्रिंसेस भी हो। लेकिन सैली कहती है कि नहीं, उसका ड्रीम है कि वो यहाँ से बाहर निकलेगी क्योंकि ये उसे जेल की तरह लगता है। वैसे अब रात हो गई थी, इस वजह से वो अपने रूम में चली जाती है। तभी हम बाहर की तरफ देखते हैं कि बहुत दूर से अभी दो मॉन्स्टर यही उस पैलेस के ऊपर नजर रख रहे थे। अब अगले दिन सैली फिर से मीको से मिलने के लिए उसके रूम पर जा रही थी। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि मीको अभी अपने कपड़े चेंज कर रहा है। वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसे भी मीको एक लड़की लग रहा था। हालांकि इसके बाद अब वो जब वहाँ से जा रहे थे तो मीको उसे अपनी ट्रैवल की और बाकी सारी स्टोरी सुनाता है। जिसके बाद सैली कहती है कि अब वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गई है इस बात को लेकर कि वो भी एक दिन ट्रैवल पर जा सकती है, क्योंकि जब मीको जैसा लड़का ट्रैवल कर सकता है तो वो क्यों नहीं। जिस पर मीको कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। वैसे अब सैली उससे कह रही थी कि क्या मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ, जिस पर मीको उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि मेरी जर्नी बहुत खतरनाक है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम कुछ ही टाइम बाद मारी जाओ। ये सुनकर सैली घबरा जाती है, लेकिन मीको कहता है कि वो मजाक कर रहा था। अब इसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है। अभी वो जब पैलेस के मेन हॉल में बैठे हुए थे तब उनसे एक मॉन्स्टर मिलने आता है और ये वही मॉन्स्टर है जिसे हमने कल एक दूसरे मॉन्स्टर के साथ देखा था। यहाँ पर आकर ये कहता है कि ये मॉन्स्टर लड़ाई नहीं चाहते, इस वजह से इन्हें हर महीने 30 ह्यूमन बॉडी चाहिए होगा जो कि किंग को उन्हें देना होगा, वरना वो खुद यहाँ के लोगों की जान ले लेंगे। अभी गार्ड ने उन्हें घेर लिया था और एक गार्ड उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर उसे मार देता और कहता है कि इसकी बॉडी काउंट नहीं होगी। अब यहाँ पर किंग ने उससे कह दिया था कि वो सोच कर बताएंगे। जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि अभी वहाँ बाहर मीको और सैली दोनों ही जब जा रहे थे तभी वो मॉन्स्टर वहाँ से निकलते हुए मीको को देख लेते हैं। उसे देखने के बाद वो अचानक से ही बहुत घबरा गए थे और वहाँ से भागने लगते हैं। मीको ने भी उसे वहाँ पर नोटिस कर लिया था, जिसके बाद वो एक बहुत ही इविल स्माइल करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग सैली को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अभी वो सामने ना आए और किसी सेफ जगह पर रहे। लेकिन अब तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद सैली तुरंत ही वहाँ से बाहर आ गई थी और उसे वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं। ये सभी मॉन्स्टर ऑगर्स ही थे और उन्हें याकी और उसका वो भाई जिसका नाम मोकी है वो लेकर आए थे। अब यहाँ बाहर याकी आकर अपने भाई को बताता है कि जिस लड़के ने उनकी सिटी को तबाह किया था वो अभी इसी पैलेस के अंदर है। अब इतने में ही मीको वहाँ खुद ही बाहर आ जाता है और वो इन ऑगर्स को देखकर बहुत खुश था और इनसे लड़ना चाहता था। साथ ही वहाँ पर मोकी भी अभी बहुत खुश था क्योंकि वो अपना बदला ले पाएगा। उसी समय सैली वहाँ पर आती है और मीको से कहती है कि उसे वहाँ से हट जाना चाहिए क्योंकि ये मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक हैं। लेकिन अभी मीको का ध्यान तो उसकी बातों पर था ही नहीं। वो आगे आकर मोकी को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम बताता है। वहाँ पर मोकी भी अपना नाम बताता और फिर वो मीको पर हमला कर देता है। लेकिन जब वो पंच कर रहा था तो इतने में ही मीको अपनी तलवार को निकालकर उसके हाथ को काट दिया। साथ ही अब वो अपने बैंडेना को निकालकर अपने सर पर बांधता है और आगे बढ़कर उन सभी ऑगर्स पर हमला करते हुए एक एक करके सभी को मार देता है। मोकी इस चीज से समझ गया था कि मीको वो पर्सन है जिसे सिर्फ मॉन्स्टर्स को खत्म करने में मजा आता है। अब यहाँ पर वो मीको से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन मीको जवाब न देते हुए फिर से उसे खत्म कर देता है और इसके बाद सैली के पास आता है
जो कि अभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पैलेस के अंदर से ही एक डॉग निकल कर आता है और वो मीको के पास आता है, जिसके बाद वो और डॉग वहाँ से जाने लगे थे। सैली उन्हें रोकती है लेकिन मीको उसे इग्नोर करता है। सैली आगे बढ़ रही थी लेकिन इतने में ही उसका ध्यान वापस से उन ऑगर्स की बॉडी पर जाता है और वो डर के मारे रुक जाती है। अब सीन यहाँ से चेंज होता और हम देखते हैं कि सैली अभी भी मीको को भूली नहीं थी, जबकि मीको को यहाँ से गए हुए पूरा 1 मंथ हो चुका है। सैली को भी अब एडवेंचर पर जाना था। वो फिर से अपने फादर के पास आती है और उनसे बात करती है। साथ ही इस बार उसने अपने बाल को भी काट दिया था, ये दिखाने के लिए कि वो इस चीज के लिए कितनी सीरियस है। और अचानक से उसके फादर इस पर हाँ कर देते हैं, जो देखकर वो बहुत ही खुश होती है। हालांकि उसके फादर उससे पूछते हैं कि वो एडवेंचर पर जा रही है तो क्या इसके लिए उसके पास कोई प्लान है, जिस पर सैली कहती है कि अभी तो नहीं, लेकिन वो बाद में फिगर आउट कर लेगी। अब इसके बाद सैली अपने एडवेंचर क्लोथ्स को पहनकर निकल चुकी थी। अब कुछ देर की जर्नी पार करने के बाद वो जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर उसे एक अजीब सा ह्यूमन लाइक रैबिट दिखता है, जो कि अभी नीचे पड़ा हुआ था और शायद वो बेहोश था। इस वजह से सैली उसे इग्नोर करती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उस रैबिट की पीठ से आवाज आती है, जिसके बाद सैली को रुकना पड़ता है। वो उसे एक गाजर निकाल कर खिलाती है। अब जब वो रैबिट होश में आता है तो पता चलता है कि वो लड़की है। अब यहाँ वो पहले सैली को थैंक्स कहती है और इसके बाद अपना नाम बनी बताती है उसे। अब यहाँ सैली उसे एक फोटो बनाकर पूछती है कि क्या उसने इस लड़के को देखा है, जिस पर वो रैबिट कहती है कि नहीं, उसने ऐसे किसी लड़के को नहीं देखा। अब सैली को अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी थी, लेकिन वो उस रैबिट से भी साथ चलने को कहती है, क्योंकि आगे की जर्नी थोड़ी खतरनाक हो सकती थी, जिस पर उस रैबिट गर्ल ने हाँ कर दी थी। अब कुछ देर के बाद वो एक गाँव के पास पहुंचते हैं, जो ज्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ पर जब वो एंटर करते हैं तो वहाँ पर एक विलेजर बनी को देखकर खुश नहीं था, क्योंकि उस विलेज के लोग डेमी ह्यूमन को पसंद नहीं करते। वो आदमी तुरंत ही बनी से वहाँ से जाने को कहता है। हालांकि वो सैली से अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन सैली को ये चीज पसंद नहीं आती। इस वजह से वो उस विलेज के अंदर ही नहीं जाती, वो वहाँ से बाहर आ गई थी। पर हम देखते हैं कि अभी उसे अंदर तो आना था, इस वजह से वो बनी को एक कपड़े से ढक देती है, जिससे कि उसका फेस किसी को ना दिखे। और अब वो फिर से उस विलेज में एंटर करते हैं, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात उस विलेज के लॉर्ड से हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इनसे अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि उसे अभी तक बनी की असलियत नहीं पता थी। तभी बनी उस लॉर्ड के पास बहुत सारी कैरेट को देखता है और खुश होकर आगे आ जाता है, और उसका फेस भी अब दिख गया था। लेकिन वो लॉर्ड इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो समझ गया था कि ये दोनों ही ट्रैवलर हैं। इसीलिए वो इन दोनों से कहता है कि अगर वो रात को कहीं रुकना चाहती है तो उसके घर पर वो रुक सकती है। अब अगले सीन में रात हो चुकी थी और वो दोनों ही वहाँ उस लॉर्ड के घर पर आ गए थे। अभी वो लॉर्ड बनी को अपना रूम दिखाने के बाद सैली को अपने रूम में ले जा रहा था। वो रास्ते में उसे बताता है कि उनके रीजन पर बहुत पहले मॉन्स्टर का राज हुआ करता था। वो कभी भी आकर उन पर हमला कर देते थे, जिस वजह से उनके कई लोगों की जान जा चुकी थी। पर तभी एक ट्रैवलर वहां पर आया और उसने उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया। ट्रैवलर के हुलिये के बारे में जब वो बताते हैं तो सैली समझ जाती है कि वो मीको ही था। वो पूछती है कि क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हो, जिस पर लॉर्ड कहते हैं कि नहीं, वो ये सब पूछ नहीं पाए, क्योंकि वो लड़का कुछ ही टाइम में वहां से चला गया था और वो उसे अच्छी तरह से ग्रेटिट्यूड भी नहीं कर पाए थे, और इसी वजह से वो हर ट्रैवलर को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। पर अब सैली उनसे पूछती है कि फिर वो डेमी ह्यूमंस को अच्छी तरह से ट्रीट क्यों नहीं करते, जिस पर लॉर्ड कहते हैं कि डेमी ह्यूमन किसी डीमन से कम नहीं। भले ही वो शुरुआत में कितना भी अच्छा बिहेव करे, लेकिन अंत में वो बुरे ही होते हैं। अब यहाँ पर सैली उन्हें कुछ समझाती नहीं है, वो बस उनकी बातों को इग्नोर करती है। अब अगली सुबह जब सैली की नींद खुलती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही बाहर आती है, लेकिन बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात एक डीमन से होती है। ये डीमन एक ऑगर ही था और ये यहाँ पर इन ह्यूमंस पर हमला कर रहा था। अब सैली वहां पर आती है और उसे देखकर डर जाती है, जिसके बाद वो डीमन उस पर भी हमला करने वाला था। लेकिन अब सही वक्त पर बनी वहां पर आती है और 2 किक मारते हुए उस डीमन को खत्म कर देती है। हम तभी देखते हैं कि वहाँ उस विलेज के बाहर कुछ सोल्जर्स अभी इन सब चीजों को नोटिस कर रहे थे। अब यहाँ वापस से हम विलेज में देखते हैं कि अभी सैली बनी को थैंक्स करती है, लेकिन बाकी अभी विलेजर बनी की पावर को देखकर बहुत डरे हुए लग रहे थे। तभी उस विलेज के लॉर्ड वहां पर आते और बनी और सैली से वहां से जाने को कहते हैं, जिसके बाद बनी अचानक से ही आगे आती और विलेज के लॉर्ड्स को थैंक यू कहती है, क्योंकि उन्होंने उनकी बहुत मदद की थी। ये देखकर सभी लोग हैरान थे, पर बाद में बनी और सैली दोनों ही वहां से निकल गए थे। अब जंगल के पास आने के बाद उनकी मुलाकात उन्हीं सोल्जर से होती है, जो कि पहले विलेज पर नजर रख रहे थे। वो सोल्जर उन दोनों को ही बिना कुछ बताए इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये वहाँ जेल के अंदर थे। तभी उन सोल्जर का कैप्टन वहां पर आता है, जिसका नाम हॉक है। ये यहाँ पर आकर उन्हें जेल से बाहर निकाल लेता है। अभी पहले तो सैली कह रही थी कि आखिर उन्हें पकड़ा क्यों था, तो इस पर हॉक बताता है कि बनी एक डेमी ह्यूमन है और उसकी स्ट्रेंथ देखकर लगता है कि वो बाकियों के लिए खतरा बन सकती है, और इसी वजह से उन्होंने उसे पकड़ा था।
और सैली भी उसके साथ इसी वजह से पकड़ी गई। अब सैली पूछती है कि फिर हमें तुम छोड़ क्यों रहे हो, जिस पर हॉक बताता है कि उसने उन विलेजर से बात की थी। उन्होंने बताया कि बनी ने उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दी है, बल्कि उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। इस वजह से हॉक को पता चला कि बनी बुरी नहीं है, इसीलिए वो उन्हें छोड़ रहा है। हालांकि माफी मांगने के लिए वो उन्हें ट्रीट भी देता है और इसके लिए अब वो उन्हें रिम डारी किंगडम में ले आया था, जहाँ पर वो कैप्टन नाइट है। अब जब वो वहाँ किंगडम में घूम रहे थे तभी हम किंगडम के बाहर दो मॉन्स्टर्स को देखते हैं। वो दोनों ही ऑगर थे। यहाँ पर उस बड़े मॉन्स्टर का नाम जेड है और उस लड़की का नाम मैरी। वो दोनों ही अभी किंगडम पर हमला करने की प्लानिंग में थे, लेकिन बाहर एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग दीवार थी, जिसे तोड़ने के लिए मैरी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करती है और उसने अपनी एक ऑगर आई को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे उस दीवार में होल हो जाता है और अब जेड आगे बढ़ सकता था। लेकिन मैरी की ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ चली गई थी और वो भी अब साइज में छोटी हो चुकी थी। इस वजह से वो वहीं पर रुकने का फैसला करती है। अब जेड यहाँ पर अंदर आकर सामने वाले सोल्जर्स को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर सैली जेड को देखती है। वो उसे देखकर बहुत ही हैरान लग रही थी और उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, जो देखते हुए हॉक उसे पीछे हटाता है और रुकने को कहता है, लेकिन सैली खुद के कंट्रोल में नहीं थी। अब जेड उस पर हमला करने ही वाला था, पर इतने में ही बनी वहां पर आती है और जेड को सामने से हटा देती है और इसके बाद अब वो सैली से वहां से जाने को भी कह रही थी। अचानक से सैली भी होश में आ जाती है, लेकिन वो वहां से जाने से मना करती है। हॉक उसे ले गया था और साथ ही हॉक वहां आसपास के लोगों को भी उस जगह से दूर जाने को कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। अब इस तरफ हम देखते हैं कि वो जेड अभी बनी पर हंसता है और फिर उस पर हमला करने लगता है। बनी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर रही थी, पर फिर भी वो जेड के साइज के मुकाबले बहुत छोटी है। इस वजह से उसके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता और यहाँ पर अब बनी ही हार रही होती है, जो देखते हुए सैली वहाँ पर आकर जोर से उसका नाम चिल्लाती है। जिसके बाद बनी के अंदर बहुत ही स्ट्रेंथ आ गई थी और वो मोटिवेट होकर फिर से हमला करने लगी थी, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जेड ने फिर से उसे नीचे फेंक दिया था और अभी वो सैली के पास आकर गिरी थी। सैली उसके सामने आती है। जेड कहता है कि वो उन दोनों को ही मार देगा, लेकिन सैली सामने से हटती नहीं, बल्कि अचानक से उसे अपनी बॉडी में हिट महसूस होती है और उसकी आंखें ग्लो करने लगती है। उसकी आंखें उसी तरह से ग्लो कर रही थी जैसे कि कहानी की शुरुआत में मीको की आंख ग्लो कर रही थी। यहाँ पर उसे पता ही नहीं चलता और वो तुरंत ही जेड का एक हाथ काट देती है और इसके बाद उसके चेहरे पर भी मीको की तरह एक इविल स्माइल थी। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वहाँ बाहर की साइड मैरी को देखते हैं। वो अभी एक पेड़ के कॉर्नर पर बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी जेड के वापस लौटने का। तभी मीको वहाँ उस पेड़ के पीछे आकर उससे कहता है कि क्या अभी अभी जो एक्सप्लोजन हुआ वो उसने किया था। वैसे मैरी हैरान थी, क्योंकि मीको की प्रेजेंस उसने महसूस नहीं की थी, लेकिन वो इस चीज से खुश होती है कि जब तक जेड लौट कर नहीं आ रहा तब तक उसे टाइम पास के लिए कोई मिल गया है। अब वो अपने बाल को हटाकर अपनी ऑगर आई का इस्तेमाल करती है। इससे वो पेड़ कट चुका था। हालांकि मीको को कोई चोट नहीं लगती। वो समझ गया था कि ये भी कोई ऑगर है और उसे पहले से भी ये चीज पता थी, क्योंकि मैरी के सर पर एक सींग लगा हुआ था जिसके अंदर उसकी पावर है। मीको कहता है कि देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था। अब वापस से हम वहाँ किंगडम के अंदर देखते हैं कि अभी जेड सैली को देखते हुए जोर जोर से हंस रहा था और बहुत खुश भी लग रहा था कि अब उसे एक और वर्दी अपोनेंट मिल चुका है। हालांकि इसके बाद वो फिर से सैली की तरफ पंच मारने के लिए अपने हाथ को आगे करता है, पर सैली ने उसके हाथ को रोक लिया था, जो देखकर जेड बहुत ही हैरान था। इसके बाद हम वापस से यहाँ बाहर मीको और मैरी को देखते हैं। मैरी अभी मीको से पूछ रही थी कि क्या वो वही ट्रैवलर है जो कि मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा है, जिस पर मीको कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में पहले से पता है। हालांकि इसके बाद अब मीको भी उससे पूछता है कि आखिर तुम और तुम्हारा वो दोस्त मिलकर किंगडम के लोगों को मार क्यों रहे हो। इस पर मैरी कहती है कि इसका सिर्फ एक ही कारण है, ह्यूमंस ने मॉन्स्टर को देखते हुए अपने अपने किंगडम तैयार कर लिए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बाकी क्रिएचर का क्या होगा, और मैं भी उन्हीं क्रिएचर्स में से हूँ। मैं भले ही मॉन्स्टर या फिर ऑगर में आती हूँ, लेकिन मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। सारे ह्यूमंस ने हमसे हमारी जगह छीन ली और इसी चीज का बदला मैं लेना चाहती हूँ। जब वो इतना कह रही थी तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी थी, क्योंकि अब उसकी पावर फिर से रिकवर हो चुकी है। वो यहाँ पर अपनी सभी ऑगर आइज को समन करती है और मीको से कहती है कि वो उनके लिए एक खतरा है और इसी वजह से अब उसे मरना होगा। मीको भी अपना बैंडेना अपने सर पर बांधकर पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार था। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम कोशिश करके देख सकती हो। अब वहाँ पर अंदर अभी जेड भी यही बात कर रहा था कि तुम हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती हो। इसीलिए अब वो अपनी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की आवाज इस तरफ मैरी ने भी सुन ली थी, जिस वजह से वो कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए मीको उस पर हमला करता है और उसे बीच में से काटते हुए कहता है कि तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी मैरी एक मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी एक ऑरा की तरह थी
मीको की तलवार उसे पहले तो कट कर देती है, पर बाद में मैरी फिर से ठीक हो जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ फाइट कर रहे हो, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे दोस्त जिंदा बचे? क्या तुम उनकी मदद नहीं करोगे? जिस पर मीको कहता है कि उसका मकसद इंसानों को बचाना नहीं है, उसे सिर्फ इस धरती से ऑगर्स को खत्म करना है। जिसके बाद मीको अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और मैरी के वो सारी ऑगर आइज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम वापस से वहाँ किंगडम के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि अब जब वो धमाके के बाद धूल हटती है तो यहाँ पर सैली पूरी तरह से ठीक थी और वो सामने खड़ी हुई थी। इस वजह से बनी भी बच जाती है। हालांकि अब सैली अपनी तलवार निकालती और हमला करते हुए जेड को वहाँ पर हरा देती है, लेकिन इसके बाद ही तुरंत वो बेहोश भी हो गई थी। अब यहाँ बाहर मीको मैरी से कहता है कि उसके किसी भी अटैक का उस पर असर नहीं होगा, जिस पर मैरी कहती है कि क्यों ना वो अपने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करके देखे। मीको इस पर हाँ करता और अपनी तलवार को अपने ही पैरों पर लगाकर कहता है कि वो जगह से नहीं हिलेगा। अब मैरी अपनी बहुत पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करती है और ये वही अटैक था जिसकी मदद से उसने उस बड़ी सी दीवार को तोड़ा था। पर हम देखते हैं कि इससे मीको को कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। पर इससे मैरी वापस से अपने उस छोटे वाले रूप में आ चुकी थी, क्योंकि उसकी सारी पावर अब खत्म हो चुकी है। मीको तुरंत आगे बढ़ता और उसके ऊपर अपनी तलवार रखता है। मैरी उसका नाम पूछती है क्योंकि अब वो मरने वाली थी, लेकिन इसके बाद मीको अपना नाम बताता है और उसे जान से नहीं मारता, बस उसकी ऑगर आई को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से अब वो उतनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी जितनी पावर का वो अभी कर पाती थी। साथ ही साथ इसके बाद मीको उसके उस सिंग को भी काट देता है, क्योंकि ऑगर्स की पावर अपने सिंग में होती है। अभी मीको का डॉग भी वहां पर आ गया था। वो उससे पूछता है कि क्या मीको उसे खत्म नहीं करेगा, जिस पर मीको कहता है कि नहीं, उसने उसकी पावर निकाल ली है, अब उसे इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब ये एक ह्यूमन बन चुकी है। हालांकि वो डॉग समझ रहा था कि मीको मैरी में खुद को देख पा रहा है। अब इसके बाद वो वहां से जाने लगे थे। मीको ने वैसे सैली की प्रेजेंस को भी नोटिस कर लिया था, इसीलिए डॉग कहता है कि क्या हम उससे जाकर नहीं मिलेंगे, जिस पर मीको कहता है कि नहीं, मुझे अपनी स्पिरिट से अभी नहीं मिलना है। इससे हमें जानने को मिलता है कि मीको की स्पिरिट का टुकड़ा सैली के अंदर रह गया है, जिसकी वजह से उसके पास वो पावर एक्टिवेट हुई थी। अब मीको और वो डॉग वहां से चले गए थे। अब हम देखते हैं कि अभी एक मिस्टीरियस मैन अभी यही सब देख रहा था और वो कहता है कि उसे अपने काम का आदमी अब मिल चुका है। बाद में हमें सैली को दिखाया जाता है, जिसे जब होश आता है तो वो देखती है कि बनी वहीं पर बैठी है। तभी हॉक भी वहां पर आता है और सैली को उसकी तलवार लौटाता है। हालांकि सैली उससे पूछ रही थी कि आखिर उस ऑगर का हुआ क्या, जिस पर हॉक कहता है कि सैली ने ही तो उसे खत्म किया, मतलब तुमने ही तो उसे मारा था। ये सुनकर सैली थोड़ी हैरान थी। अब हॉक उन दोनों को ही वहां से लेकर जाता है। वो फिर से वही उस जेल के पास आ गए थे, जो देखकर सैली कहती है कि क्या तुम फिर से हमें अरेस्ट कर रहे हो, जिस पर हॉक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद उन्हें वहां पर वो एक सेल में लेकर आता है और मैरी को दिखाता है। वो कहता है कि ये लड़की हमें उसी टूटी दीवार की दूसरी तरफ पड़ी हुई मिली थी और ये एक ऑगर है। ये सुनकर सैली कहती है कि लेकिन ये तो दिखने में ह्यूमन की तरह लगती है, जिस पर हॉक बताता है कि मॉन्स्टर भी ह्यूमन की तरह दिख सकते हैं। हालांकि इसके बाद वो ये भी कहता है कि ये एक मॉन्स्टर है और शायद इसी ने हम पर हमला करवाया था, इसीलिए इसे एलिमिनेट किया जाना चाहिए। पर अभी ये बेहोश है और इसी वजह से हमने ऐसा नहीं किया अब तक, लेकिन एक बार इसे होश आ जाए इसके बाद हम इसे खत्म कर देंगे। अब सैली कहती है कि वो यहाँ पर रुक कर देखेगी जब तक इसे होश नहीं आ जाता, जिसके बाद हॉक वहां से चला गया था। अब हॉक के जाने के बाद बनी बताती है कि मैरी असल में बेहोश नहीं, वो सिर्फ नाटक कर रही है। अब जब भांडा खुल चुका था तो मैरी भी बैठ जाती है और वो बताती है कि वो सच में एक ऑगर है और इसके बाद वो तुरंत ही बनी पर हमला भी कर देती है। हालांकि उसकी पावर जा चुकी है क्योंकि मीको ने उसका वो सींग काट दिया था। इस वजह से उसके पंचेस का बनी पर कोई असर नहीं होता, बल्कि सैली को वो क्यूट लगती है। पर यहाँ पर मैरी तो बहुत हैरान थी क्योंकि उसकी पावर काम ही नहीं कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि मीको ने उसके सींग को काट दिया था। वो तुरंत ही मीको का नाम लेती है, जो सुनकर सैली हैरान थी। वो पूछती है कि बताओ तब क्या हुआ था। अब इसके बाद वो सारी बातें बताना शुरू करती है। तभी बाहर हम एक ऑगर को देखते हैं जो कि अभी जंगल में था, लेकिन वो सिटी की तरफ बढ़ रहा था। अब वापस से जब हम यहाँ जंगल में आते हैं तो देखते हैं कि अब तक मैरी ने सारी बातें बता दी थी, जिसके बाद सैली कहती है कि अच्छा है, फिर तो तुम्हारी पावर जा चुकी है, इसका मतलब अब तुम सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह हो, अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। इस पर मैरी कहती है कि वो एक ऑगर है और अब उसकी पावर जा चुकी है, इसका मतलब अब उसके लिए जीने का कोई फायदा नहीं। पर यह चीज सैली को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बनी से कहती है कि हमें मैरी को यहाँ से छुड़वाना होगा। दूसरी तरफ हम वहाँ हॉक को देखते हैं। जब वो बैठा हुआ था तभी उसके सोल्जर वहां पर आते हैं और उसे बताते हैं कि मैरी यहाँ से भाग चुकी है और उसकी मदद हॉक के उन दोनों दोस्तों ने किया है। ये सुनते हुए हॉक तुरंत ही वहां से बाहर भागता है।
बाहर आकर वो सैली, बनी और मैरी को देखता है जो कि वहां से निकल रहे थे, पर वो उनका रास्ता रोक लेता है। उसी समय बनी उस पर हमला करते हुए उसे नीचे गिरा देती है और इसके बाद वो फिर से तीनों भागने लगे थे। हॉक उन्हें रोकना चाहता था, इस वजह से वो सभी को पीछे छोड़ते हुए वहां से आगे बढ़ता है, पर इतने में ही अचानक से कोई उस सिटी पर हमला करता है और उस पूरे सिटी को एक ही अटैक में तबाह भी कर देता है। ये चीज हॉक को हैरान कर देती है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। इस तरफ वहाँ मैरी के सामने एक हाई लेवल का ऑगर आता है और ये वही है जिसने अभी अभी उस पूरी सिटी को तबाह किया है। इसका नाम साइमन है। ये यहाँ पर आकर जब मैरी को ह्यूमन के साथ देखता है तो उससे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन उसी समय वो ये चीज भी नोटिस करता है कि मैरी के सर पर सींग नहीं है। इसका मतलब उसकी पावर जा चुकी है। वो कहता है कि बिना सींग के तो तुम एक ह्यूमन की तरह हो, तुम ना ही हमारे किसी काम की हो और ना ही ऑगर फैमिली की, इसीलिए तुम्हें मर ही जाना चाहिए। ये सुनते ही मैरी तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाती है और कहती है कि जैसा आप ऑर्डर करो। अब ये चीज सैली को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इस वजह से वो आगे आकर साइमन को तुरंत कहती है कि उसने जो कुछ कहा वो गलत है। अब बनी भी वहां सामने आ गई थी। सैली और बनी दोनों ही लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तभी साइमन उन पर हमला करने लगता है, लेकिन उसी समय अचानक से टेलीपैथी से कोई उससे कांटेक्ट करते हुए उसे रोक देता है और जिसने उसके साथ कांटेक्ट किया था उसका नाम मिराजी है और ये वही है जिसे हमने कुछ टाइम पहले उस किंगडम के ऊपर नजर रखते हुए देखा था। वो कहता है कि तुम सैली पर हमला मत करो और वहां से वापस लौट जाओ। अब साइमन को अपने सीनियर की बात माननी पड़ती है और इसी वजह से वो वहां से वापस लौट जाता है। वैसे अब सूरज भी निकलने लगा था और सुबह होने को आई थी। तभी सैली देखती है कि हॉक घुटनों के बल पर अपने इस तबाह हुए किंगडम को देख रहा है। वो तुरंत उसके पास जाती है और पहले उसे होश मिलाती है और फिर उसे समझाती है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, उन्हें खुद ही सरवाइव करना होगा और जिसने भी ये किया है उससे बदला लेना होगा। हॉक को भी ये बात सही लगती है। वो उठता और कहता है कि सबसे पहले हमें एक विलेज ढूंढना होगा क्योंकि अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है और यहाँ पर आसपास ऐसा कोई जंगल भी नहीं है जहाँ पर हमें खाने को कुछ मिल सके। तभी मैरी कहती है कि यहाँ पास में ही एक गांव है, लेकिन उन्हें आधा दिन लगेगा वहां पर पहुंचने में। अब इसके बाद उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया था और फिर अगले सीन में वो उस गाँव में पहुंचते हैं। अब यहाँ पर उन्हें सबसे पहले एक रूम की जरूरत थी। वो एक होटल के पास आते हैं जहाँ पर ऑगर अभी बनी को देखकर उन्हें रूम नहीं दे रहा था, पर तभी हॉक आगे आता है। जब वो उसका शकल देखता है तो वो पहचान जाता है कि वो रिमडारी किंगडम का नाइट कैप्टन है और इसी वजह से उसने उन्हें कमरा दे दिया था। वो लोग कमरे में आते और इसके बाद हॉक कुछ पैसे सैली को देते हुए कहता है कि वो खाने की कुछ चीजें ले आए। अब जब सैली वहां से चली गई थी तो हॉक बहुत ही ज्यादा दुखी था, लेकिन बनी उसे दिलासा देती है, जिसके बाद वो थोड़ा अच्छा फील कर रहा था और फिर वो वहां से पानी पीने के लिए चला गया था। अब यहाँ पर मैरी भी खड़ी हुई थी और वो बनी से कहती है कि तुम एक डेमी ह्यूमन होने के बाद भी बहुत अच्छी हो, जिस पर बनी कहती है कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो सिर्फ सैली से मिलने के बाद ऐसी हुई है। वैसे यहाँ पर बनी मैरी से उसका नाम पूछती है। मैरी अपना नाम बताती है, पर इसके बाद बनी कह रही थी कि ये तो तुम्हारा ऑगर वाला नाम है, लेकिन अब तो तुम एक ह्यूमन बन चुकी हो, इसीलिए तुम्हारा नाम बदल देना चाहिए। वो उसका नाम कैरेट रखती है, जिसे मैरी ने भी चुन लिया था। अब इसके बाद सीन चेंज होता है। हम सैली को वहां पर मार्केट में देखते हैं, जो कि अभी यही सोच रही थी कि वो चारों के लिए खाना लेकर कैसे जाएगी। तभी वहां पर मीको आकर वहीं बैठ जाता है। सैली उससे वापस मिलकर बहुत खुश थी। मीको कहता है कि तुम्हारे ये छोटे बाल तुम पर सूट कर रहे हैं। हालांकि वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस जर्नी में तुमने बहुत कुछ सीखा होगा और तुमने बहुत कुछ सहा होगा। जिस पर सैली कहती है कि हाँ, उसने जाना कि ह्यूमन डेमी ह्यूमन को कितनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते। इस पर मीको कहता है कि मान लो एक छोटा बच्चा है जिसके पेरेंट्स को किसी डेमी ह्यूमन ने मार दिया, अब बताओ कि वो क्या करेगा। जिस पर सैली कहती है कि वो जरूर कुछ टाइम के लिए उन डेमी ह्यूमन को हेट करने लगेगा, पर मीको का ऑरा बदल जाता है और वो कहता है कि नहीं, वो फैसला करेगा कि वो एक दिन उन सभी डेमी ह्यूमंस को मार दे। हालांकि इनडायरेक्टली वो अपनी ही बात कर रहा था। हालांकि अगले ही पल वो हंसता है और कहता है कि ये सब बातें हमें करनी नहीं चाहिए। वैसे इसके बाद हम वहां पर मिराजी को देखते हैं, जो कि अभी इसी विलेज में था। तभी एक बच्ची आकर उसे पेस्ट्री देती है और वो उसे थैंक्स कहता है। उस समय वहां पर साइमन भी आता है। साइमन उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे रोका क्यों, जिस पर मिराजी कहता है कि अगर साइमन उस लड़की सैली से लड़ता तो हार जाता, लेकिन साइमन को इस बात पर भरोसा नहीं था। अब वापस से हम यहाँ पर मीको और सैली के पास आते हैं। सैली अभी कह रही थी कि उसे नहीं पता कि ह्यूमन और डेमी ह्यूमन एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं, लेकिन वो ये चाहती है कि इस धरती पर जितने भी क्रिएचर्स हैं और जितनी भी स्पीसीज हैं वो उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाए, जिसके बाद धरती पर सब एक साथ रह सके। लेकिन मीको उससे कहता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इस पर सैली कहती है कि कोई बात नहीं, वो सह लेगी। वैसे अब वो मीको को भी इनवाइट करती है अपने ग्रुप में आने के लिए,
लेकिन मीको कहता है कि उसे अकेले ही ट्रैवल करना है। जिसके बाद अब वो वहां से जाने लगा था, पर वो जाते जाते ये भी कहता है कि हम फिर से मिलेंगे और अपनी कहानी शेयर करेंगे। अब मीको वहां से चला जाता और सैली भी वापस से उस होटल में आ जाती है। वो सभी के लिए खाना लेकर आई थी। हालांकि जब वो अंदर आती है तो वो एक छोटे बच्चे को देखती है जिसका नाम ब्रेट है। हॉक बताता है कि ये उसी किंगडम का है। जब वो उससे पूछते हैं कि उसने वहां पर सरवाइव कैसे किया, तो ब्रेट बताता है कि वेस्टर्न फॉरेस्ट की एक विच ने उसकी मदद की थी। ये सुनकर सैली हैरान थी और कहने लगती है कि मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और मैरी जिसका नाम अब कैरेट है, लेकिन हम उसे अभी भी मैरी ही कहेंगे, वो अभी जंगल में आई हुई थी। यहाँ भी वो मिराजी से मिलने के लिए आई थी और वो उससे मिलती भी है। मिराजी कहता है कि भले ही उसका एक सींग नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे एक ऑगर ही मानता है, बस उसे उसके लिए कुछ काम करने होंगे। जब मैरी इस बारे में पूछती है तो मिराजी कहता है कि तुम्हें सैली के ऊपर नजर रखनी है। मैरी इसके लिए तैयार थी। वैसे जाते जाते मिराजी ये भी कहता है कि तुम अपनी ऑगर आई की पावर की मदद से एक बार सैली को देखने की कोशिश करना, तुम हैरान हो जाओगी। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर उसी वेस्टर्न फॉरेस्ट के ब्रिज के पास चले गए थे। जब वो उस जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी सी जगह दिखती है जो कि एक घर टाइप का था। वो अंदर आते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि ये उस विच का ही घर है। तभी वो विच वहां पर आती है और खुद का नाम विनी बताती है। सैली उससे रिक्वेस्ट करने लगी थी कि क्या वो उसे मैजिक सिखाएगी, जिस पर विनी पहले तो चेक करती है कि सैली एक ह्यूमन है कि नहीं, पर जब वो इस चीज में कंफर्म हो जाती है तो वो हाँ कर देती है। बस उसकी 3 शर्तें थी। पहली शर्त की जो चीज सैली सीखेगी वो किसी और को नहीं सिखाएगी। दूसरी शर्त उसे हमेशा विनी के ऑर्डर को फॉलो करना होगा और तीसरी शर्त ये थी कि उसे 1 मिलियन गोल्ड कॉइन देने होंगे। वैसे इसके बाद उनकी कंडीशन को देखते हुए वो कहती है कि 1 मिलियन गोल्ड कॉइन छोड़ो, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो तुम हमें दे सकती हो। पर तभी हॉक कहता है कि नहीं, ये गलत है। वो सभी एडवेंचर पर निकले हुए हैं, इसीलिए उनके पास इस तरह से किसी और को देने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। अब तभी सैली यहाँ पर हॉक के पास आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाए, जिस पर हॉक ने तुरंत ही हाँ कर दी थी। अब जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे उसी दौरान मैरी अपनी ऑगर आई की मदद से सैली की पावर को चेक करती है तो उसे बहुत ही खतरनाक लाइट दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि सैली सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वैसे अब रात के टाइम हम देखते हैं कि उन लोगों को यहाँ से निकलना था क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह ही नहीं है और अभी ये जंगल में थे। तभी वहां पर विनी आकर कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके बार हाउस में जो एक्स्ट्रा रूम है वहां पर वो रुक सकते हैं और इसके लिए उन्हें पैसे नहीं देने होंगे, बस उस जगह की साफ सफाई करनी होगी। इसके बाद विनी हॉक को क्रिस्टल बॉल में बताती है कि सैली के पास कितनी पावर है और उसने जेड को किस तरह से हराया था। अब वो लोग रात के टाइम वहीं पर रुक गए थे। हम देखते हैं कि बनी विनी से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अभी विनी ने बनी के लिए एक वेपन तैयार किया था जो कि हैमर टाइप का है। वो बनी को बहुत ही पसंद आता है, पर साथ ही बनी ये भी रिक्वेस्ट करती है कि विनी सैली को मैजिक सिखाए। अब वो दोनों पुराने दोस्त हैं, इस वजह से विनी ने इसके लिए हाँ कर दी थी, पर वो ये भी कहती है कि बाद में जब हम मिलेंगे तब तुम्हें 1 मिलियन गोल्ड कॉइन मुझे देने होंगे। अब अगले दिन जब ये बात सैली को पता चलती है कि वो विनी से ट्रेनिंग लेने वाली है तो वो बहुत खुश हो जाती है। विनी कहती है कि वो ट्रेनिंग बाद में करेंगे, पहले सैली को बनी के साथ ट्रेनिंग करनी होगी। सैली ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन विनी कहती है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा। अब सैली उसकी बात मान जाती है और वहीं इधर हम मैरी को देखते हैं जो कि अभी उन्हें ही देख रही थी और वो समझ गई थी कि शायद विनी सैली की पावर के बारे में जानती है और इसी वजह से उसने उसे सिखाने के लिए हाँ किया है। अब बनी के साथ ट्रेनिंग करने के बाद वो हॉक के साथ भी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करती है, जिसके दौरान हॉक कहता है कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि सैली को अभी ज्यादा तलवार चलाना आता नहीं है। वैसे हम देखते हैं कि लड़ाई के पहले हॉक अभी विनी के साथ बात कर रहा था। वो कहता है कि अगर सैली उसी पावर का इस्तेमाल करे जिस पावर का इस्तेमाल उसने वहाँ किंगडम में जेड के खिलाफ किया था, तो वो आराम से किसी को भी हरा सकती है। तो इस पर विनी पूछती है कि क्या तुम सच में उसे इविल समझते हो। इस पर हॉक ने क्या जवाब दिया वो तो हमें नहीं बताया जाता, पर अगले ही सीन में वो वहाँ वापस सैली के साथ प्रैक्टिस कर रहा था और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था और इससे उसका जवाब हमें जानने को मिल जाता है। यहाँ पर अचानक से सैली हार गई थी। वो कहती है कि तुमने अपने हाथ का यूज करने से मना किया था, पर हॉक कहता है कि उसने अपने पैर का इस्तेमाल किया क्योंकि फाइट के दौरान ये चीजें नहीं देखी जाती कि कौन किस तरह से लड़ रहा है। फाइट में सिर्फ जीत मायने रखती है। वैसे अभी विनी उन्हें दूर से देख रही थी और वो हॉक में उसके ग्रैंडफादर को देख पा रही थी क्योंकि विनी हॉक के ग्रैंडफादर को बहुत पहले से जानती है। विनी देखने में भले ही बहुत कम एज की लगती है, लेकिन उसकी एज बहुत ही ज्यादा है। वैसे अब तभी वो एल्फ क्लैन के लीडर और लिजार्ड क्लैन के लीडर को वहाँ आते हुए देखती है। वो दोनों यहाँ पर इसीलिए आए थे क्योंकि वो चाहते हैं कि विनी वहाँ उस जंगल से अपना बैरियर और अपने स्पेल को हटा दे, जिससे कि वो उस स्लीपिंग ऑगर को खत्म कर सके।
जिसे विनी ने बहुत टाइम पहले स्पेल किया था। विनी और बाकी सभी पूछते हैं कि वो ऐसा करना क्यों चाहते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि उनका जो क्लैन है वो वहाँ से हटने वाला है और वो इतने बड़े खतरे को वहाँ पर छोड़ नहीं सकते। अब अगले ही दिन वो वहाँ पर आ चुके थे। विनी उस बैरियर को हटा देती है और वो स्लीपिंग ऑगर कभी भी जाग सकता था और इनके ऊपर हमला कर सकता था, जिसके लिए ये पहले से तैयार थे। अभी एल्फ और लिजार्ड दोनों ही क्लैन ने आपस में बात करके ये डिसाइड किया था कि जो लिजार्ड क्लैन के लोग हैं वो पहले आगे जाएंगे और उस ऑगर से फाइट करेंगे जंगल के अंदर, जिससे कि वो यहाँ पर ना आ पाए और पहले ही उसे मारा जा सके। लेकिन हॉक को ये चीज सही नहीं लगती। वो एल्फ क्लैन के लीडर के पास जाता और उससे कहता है कि वो सभी लिजार्ड को वहाँ पर पहले भेज रहे हैं। ये चीज गलत है क्योंकि लिजार्ड बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे क्योंकि जंगल में बहुत पेड़ है और वो बेवजह ही मारे जाएंगे। तभी सैली भी वहाँ पर आती और उसे भी ये चीज गलत लग रही थी। तो एल्फ क्लैन के लीडर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी ये हर क्लैन की लड़ाई तो सालों से चली आ रही है, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो ऑगर मारा जाए, और अगर इसके बाद हमारी फाइट लिजार्ड क्लैन से भी हो तो हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस चीज से सैली को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ जंगल से एक ऑगर गर्ल वहाँ सामने आती है और ये वो स्लीपिंग ऑगर नहीं थी, पर ये यहाँ पर बनी को देखकर हंसने लगती है क्योंकि बनी अब इंसानों के साथ है, जिस वजह से उसने अपनी डेमी ह्यूमन की पावर खो दी है। वैसे इस लड़की का नाम हात्सुमी है। ये यहाँ पर सैली पर हमला करने लगती है, लेकिन बनी आगे आकर उसके बालों को रोक लेती है। असल में हात्सुमी अपने इविल हेयर का इस्तेमाल कर रही थी। अब इस तरफ हम विनी को देखते हैं जो कि अभी थोड़ी सी हैरान थी क्योंकि स्लीपिंग ऑगर की जगह हात्सुमी यहाँ पर आई है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक अर्थक्वेक आता है और वो स्लीपिंग ऑगर जंगल से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि ये ऑगर असल में एक बहुत बड़ा जायंट ट्री है और ये बहुत ही देखने में खतरनाक था। इस वजह से विनी इसे देखते हुए कहती है कि वो यहाँ पर इसे रोकेगी जब तक बाकी सभी यहाँ से निकल जाए। लेकिन सैली को ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इससे विनी की जान को खतरा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये प्लान असल में मिराजी का था और वो साइमन के साथ ही दूर से इन पर नजर रख रहा था और अपने प्लान को अंजाम देने के बाद वो वहां से जाने लगते हैं। साइमन को भूख लग रही थी, फिर तभी वो वहां पर मीको को देखता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल मीको ने उसकी गर्दन को काट दिया था। ये देखने के बाद मिराजी बहुत ही हैरान था। मीको बताता है कि वो कोई मामूली ट्रैवलर नहीं है। अब वापस से हम यहाँ पर उसी स्लीपिंग ऑगर के पास आते हैं जो कि अभी विनी से बहुत ही गुस्सा था क्योंकि उसने उसे कई सालों से इस तरह से कैद करके रखा था। इसी वजह से वो विनी को खत्म करना चाहता है। मगर इस तरफ सभी लोग फैसला करते हैं कि वो साथ में मिलकर काम करेंगे। अब दो क्लैन साथ में मिलकर काम कर रहे थे, इस वजह से सैली बहुत ही खुश थी। वो कहती है कि हम मिलकर इस ऑगर को हरा कर रहेंगे। वहां पर वो ऑगर हंसता है, वैसे उसका नाम यूकी है। वो कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो, तुम कभी भी अलग अलग प्लान्स को एक साथ नहीं कर सकती क्योंकि ये हेट्रेड सालों से चली आ रही है। इतना कहते हुए उसने सैली को पकड़कर उठा लिया था। अब बनी उसे बचाने के लिए जाती है, पर तभी वहां पर हात्सुमी आकर उसका रास्ता रोक लेती है और कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी और उसे तो भूल ही जाओ। वैसे वहां पर मीको ने भी अभी मिराजी के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन मिराजी उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि उसे नहीं लड़ना। ये सुनकर मीको हैरान था। अब वापस से हम इस तरफ आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी सैली को इतना गुस्सा आता है कि फिर से उसकी वो पावर एक्टिवेट हो जाती है। उसकी आंखें फिर से ग्लो कर रही थी और जिन रूट्स की मदद से यूकी ने उसे पकड़ रखा था, बनी ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। वैसे अब यूकी ने भी उसकी पावर को महसूस कर लिया था। वो कहता है कि तुम तो खुद ही इतनी पावरफुल हो और तुम खुद हमारे ऑगर क्लैन के लिए एक खतरा हो, फिर तुम हर क्रिएचर और हर स्पीसीज को दोस्त कैसे बनाओगी? अगर तुम्हें ऐसा करना है तो सबसे पहले तुम्हें खुद को खत्म करना चाहिए। पर सैली उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। वो तो यहाँ पर हमला करने वाली थी, पर उसी समय हात्सुमी वहां पर आकर अपने इविल हेयर की मदद से उसे पकड़ लेती है। बनी मदद के लिए आगे आ रही थी, पर तभी सैली उसे रोकती है और हात्सुमी के उन बालों को काट देती है। हालांकि वो जितना चाहे उन्हें बढ़ा सकती थी, लेकिन फिर भी अब वो कट चुके थे, जबकि ऐसा अभी तक कोई नहीं कर सकता था क्योंकि उसके बाल बिल्कुल स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग है। अभी हात्सुमी भी ये देखकर हैरान थी, पर इतने में ही सैली उस पर आकर हमला कर देती है, जिसकी वजह से अब वो नीचे गिर गई थी और अचानक से उसकी पावर खत्म हो चुकी थी और वो खुद होश में नहीं थी। लेकिन ये देखते हुए यूकी कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो और हमारे ऑगर क्लैन में रहने के लायक नहीं हो। इसके बाद अब वो हमला कर रहा था, पर जिन रूट्स की मदद से वो हमला कर रहा था उन्हें सैली आगे आकर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वो लोग हैरान हो जाते हैं। खुद हात्सुमी हैरान थी, पर सैली कहती है कि तुम अभी मेरे पावर के बारे में कह रहे थे। ये पावर मैंने सिर्फ कमजोरों को बचाने के लिए यूज किया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने ऑगर है या कौन। अगर वो कुछ गलत करता है तो मैं इस पावर का इस्तेमाल करूंगी। और अब ऐसा कहने के बाद वो ऐसा ही करती है। वो अपने पूरी पावर से उस पेड़ को यानी कि यूकी को पंच करती है, जिसकी वजह से यूकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब फाइनली वो स्लीपिंग ऑगर मारा जाता है,
जिसकी वजह से सभी बहुत खुश होते हैं। विनी वहां सैली के पास आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू कहती है सभी की जान बचाने के लिए। लेकिन सैली बहुत थक गई थी क्योंकि उसने अपनी पावर का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। इस वजह से वो सो जाती है। अभी वहां पर लिज़ार्ड क्लैन और एल्फ क्लैन दोनों ही उसे थैंक यू कह रहे थे। तभी हॉक नोटिस करता है कि हाट्सुमी वहां पर नहीं है और वो भाग चुकी है। हम देखते हैं कि वो अभी जंगल में पहुंच चुकी थी और वो बहुत ही इंजर्ड भी लग रही थी। अब रात के टाइम जब सभी लोग वापस से विनी के उस बार में आ चुके थे, तब मैरी छुपकर अपनी ऑगर आई को वहां मिराजी के पास भेजती है और वो आज रिपोर्ट देने के बजाय उससे सवाल कर रही थी कि आखिर मिराजी ने ऐसा क्यों किया, मतलब कि उसने यूकी को आजाद क्यों करवाया। अब मिराजी को इस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो एक हाई पोजीशन पर है, इसीलिए मैरी को उससे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। इसीलिए मैरी ने अपने सवालों को वापस ले लिया था। पर सामने से मिराजी खुद ही बताता है कि उसे आज एक पर्सन मिला था जिसकी फाइट साइमन के साथ हुई। उसने साइमन को मार दिया। ये सुनकर मैरी तुरंत ही समझ जाती है कि वो मीको ही था। हालांकि वो ये पूछती है कि तुम कैसे बच गए, जिस पर मिराजी कहता है कि उसने फाइट ही नहीं की। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी। जब सैली वापस से वहाँ बार में आती है तो वो देखती है कि हॉक अभी लिज़र्ड क्लैन के लीडर और एल्फ क्लैन के लीडर से बात कर रहा था। असल में वो दोनों ही क्लैन अब हाथ मिलाने वाले थे और अब वो साथ में मिलकर काम करेंगे, ना कि लड़ाई करेंगे। ये सुनकर सैली बहुत खुश होती है क्योंकि वो यही चाहती थी। तभी विनी वहां पर आती है और उससे कहती है कि वो ये फीलिंग को ना भूले क्योंकि ये फीलिंग उसके आगे काम आएगी, क्योंकि आगे भी उसे ऐसे बहुत सारे काम करने हैं। वैसे अब सैली यहाँ से जाने की बात करती है। असल में उसे ये चीज पहले ही महसूस हो चुकी है कि वो जहाँ कहीं भी जा रही है उसके पीछे बहुत से ऑगर आकर उस पर हमला कर रहे हैं। शायद वो उसके स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं और ये चीज उसने बिल्कुल सही पहचानी थी क्योंकि मिराजी का भी यही प्लान था और वो भी यूकी को रिलीज करके यहाँ पर सिर्फ सैली की पावर को जानना चाहता था। अब सैली अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रही है, इसीलिए हॉक, मैरी और बनी तीनों ही उसकी जर्नी में उसका साथ देने का डिसाइड करते हैं और वो लोग विनी को बाय कहकर वहां से निकल पड़ते हैं। उन्होंने विनी से भी कहा था कि वो भी उनके साथ चले, लेकिन उसने कहा कि उसे अपना बार चलाना है, इसीलिए वो साथ में नहीं चल सकती। अब इसके बाद ये सीन यहाँ से चेंज होता है। हम रात के टाइम का एक सीन देखते हैं जो यहाँ से कुछ दूर पर टाउन है। वहां पर एक लेडी जा रही थी, तभी अचानक से उसे एक ऑगर दिखता है जिसके बहुत बड़े दांत थे और इसके बाद वो लेडी दिखती है और फिर से ये सीन यहाँ से चेंज होता है और हम देखते हैं कि सैली और उसका ग्रुप अभी उस टाउन की तरफ से जा रहे थे। रास्ते में हॉक सैली और बाकी दोनों को आगे आने वाले टाउन की एक कहानी के बारे में बताता है जो कि अभी उसे एक गार्ड से पता लगी थी। असल में उस टाउन में एक वैम्पायर है जो कि लड़कियों को मार रहा है। ये सुनकर सैली डर जाती है और कहती है कि इसका मतलब हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। पर हॉक कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो सिर्फ सुंदर लड़कियों को अपना टारगेट बनाता है और तुम उस क्राइटेरिया में बिल्कुल नहीं आते। जिसके बाद वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटती है और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है। अगली सीन में वो लोग वहां उस टाउन में पहुंच चुके थे। वहां के लोग इन्हें देखकर बहुत ही बुरी तरह से रिएक्शन दे रहे थे क्योंकि इन्हें भी डेमी ह्यूमन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये चीज मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो सैली से कहती है कि हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, पर सैली कहती है कि उसकी पावर इस चीज के लिए नहीं है। इस चीज से मैरी को बहुत बुरा लगा था कि सैली ने उसकी बात नहीं मानी। अब बाद में वो एक रूम ढूंढ रहे थे रहने के लिए, जिस दौरान मैरी और बनी दोनों ही कुछ जरूरत की चीजें लेने के लिए जाती है। जहाँ पर बनी कह रही थी कि उसे अपने लिए एक हुडी खरीदनी होगी जिससे कि वो अपने चेहरे को कवर कर सके, पर तभी उसे एक स्टॉल पर बहुत सारी गाजर दिखाई देती और वो उनके पास आ जाती है। लेकिन वहाँ का जो ऑनर था वो भी डेमी ह्यूमंस को हेट करता है। इसी वजह से वो बनी के दिए हुए पैसों को नीचे फेंक देता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। ये देखकर मैरी को फिर से बहुत बुरा लगा था और वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी भी होती है कि बनी चुपचाप उनको उठा रही है और कोई जवाब नहीं दे रही। वहाँ रूम पर हॉक भी सैली से यही बात कर रहा था कि उन्हें बनी को टाउन में नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि लोगों का रिएक्शन उसे देखकर बहुत बुरा होगा और इससे बनी को भी बहुत बुरा लगेगा। अब बाद में हम वापस से मैरी और बनी के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो दोनों वहाँ से थोड़ा दूर आ गए थे। मैरी ने एक दूसरी दुकान से कुछ गाजर खरीद ली थी जो कि अभी बनी खा रही होती है। मैरी बनी से कहती है कि क्या उसे गुस्सा नहीं आता बाकी लोगों के रिएक्शन पर। इस पर बनी कहती है कि हाँ उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वो उन्हें कुछ कहती नहीं क्योंकि उसके लिए बाकी लोग मायने नहीं रखते और ना ही उनका ओपिनियन उसके लिए अब मायने रखता है। वो सैली की दोस्त है और सैली सभी को एक समान बनाना चाहती है, तो वो भी यही चाहती है, इसीलिए वो ह्यूमन को हेट नहीं करेगी। ये चीज मैरी को और बुरी लगती है। वो वहाँ टाउन से लौटने लगी थी। लौटते वक्त अभी वो वापस से उन लोगों की आवाजें सुनती है जो कि अभी बनी को बुरा भला कह रहे थे। साथ ही यहाँ पर वो कुछ वैम्पायर वाली बात भी कर रहे थे जिससे मैरी को आइडिया आता है। वो तुरंत ही अपनी ऑगर आई से वैम्पायर का पता लगाती है
और वैम्पायर के पास आती है। वो वैम्पायर की मदद करने के लिए तैयार थी सिटी पर हमला करने के लिए, लेकिन पहले वैम्पायर उससे उसकी कंडीशन के बारे में पूछता है, जहाँ पर मैरी सारी बातें बताती है। अब इस वक्त उसने सैली के बारे में भी बता दिया था, जो सुनकर वो वैम्पायर कहता है कि वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, हमें उसे खत्म करना होगा। लेकिन मैरी तुरंत ही इस चीज के लिए मना करती है। इस पर वैम्पायर कहता है कि नहीं, अगर हमने उसे खत्म नहीं किया तो हमारा ऑगर क्लैन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि वो भी एक ऑगर वैम्पायर ही है। अब मैरी ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है, लेकिन उसी समय वहां पर बनी आती है, जिसने शायद से ये सारी बातें सुन ली थी। पर वो इस सब बातों पर ध्यान ना देते हुए बस मैरी से कहती है कि चलो हमें देर हो रही है, हमें घर लौटना होगा। जो सुनते हुए मैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी वो वैम्पायर आगे आते हुए कहता है कि अभी तक हमारी बात खत्म नहीं हुई। लेकिन ये सुनते हुए बनी ने उस पर हमला कर दिया था और उसके अटैक से वो वैम्पायर बच जाता है, पर बनी भी आगे बढ़कर फिर से अटैक करती है। अब वो हैमर उसे लग चुका था, पर हम देखते हैं कि इससे उस वैम्पायर को चोट नहीं लगती, बल्कि वो बनी को ही हवा में उठा लेता है। अभी वो उस पर फिर से हमला करने वाला था, लेकिन तभी बनी की आधी बॉडी ब्लास्ट करती है और उतने ही टाइम में वहां पर सैली भी पहुंच चुकी थी। वो देखती है कि बनी की अपर बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन वो वैम्पायर अभी भी ठीक था, वो हंस भी रहा था। ये देखते हुए सैली तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि उसकी वो पावर एक्टिवेट हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पर अब वो वैम्पायर फिर से बचते हुए अपनी मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करके सैली को पकड़ लेता है और अब वो उसके ऊपर हमला करता, पर इससे पहले ही मैरी उस वैम्पायर पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसका वो मिस्टीरियस हमला रुक जाता है और सैली आजाद हो जाती है। अब इसके बाद सीन चेंज होता और हम हेवन में आते हैं, जहाँ पर हम बनी को देखते हैं। अभी उसकी मुलाकात वहाँ पर एटला नाम की एक एंजल से होती है, जो उससे कह रही थी कि वो इस साल 2 बार मर चुकी है, पर बनी उससे कहती है कि उसे फिर से जिंदा होना होगा, उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। एटला कहती है कि वो फिर से क्यों जीना चाहती है, लेकिन बनी उसकी बात नहीं मानती। वो रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद एटला ने उसकी विश को पूरी कर दी थी। अब यहाँ बनी फिर से अपनी रियल बॉडी में आ जाती है और उसकी बॉडी रीजनरेट हो चुकी थी, पर फर्क ये था कि उसकी आंखें लाल कलर में ग्लो कर रही थी और उसके डार्क विंग्स आ चुके थे। साथ ही वो अपनी बॉडी में एक अलग ही पावर को महसूस कर पा रही थी। वो गुस्से में तुरंत ही जाकर उस वैम्पायर पर हमला करती है और उसे लगभग खत्म ही कर देती है। वो वैम्पायर नीचे गिरते वक्त याद कर रहा था कि कैसे वो इस टाउन में आया और उसे एक ह्यूमन लेडी मिली। वो उस ह्यूमन लेडी से प्यार करता था, लेकिन उसके प्यार में वो अपने असली नेचर को भूल गया कि वो एक वैम्पायर है, जिस वजह से जब उसने उसे प्रपोज किया तभी अचानक से उस वैम्पायर का खुद पर कंट्रोल हट गया और उसने उसका ही ब्लड पी लिया जिसे वो पसंद करता था, जिस वजह से वो लेडी मारी गई। और इसके बाद से ही उसने दूसरों की फिक्र करना या दूसरों से प्यार करना बंद कर दिया, क्योंकि अब उसका नेचर ही दूसरों को खत्म करने वाला है। हालांकि वो मैरी की सिचुएशन भी समझता था, उसे बुरा नहीं लगा था कि मैरी ने एक ऑगर होते हुए उसे धोखा दिया। अब इसके बाद सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि अभी बनी को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में है और ये वही कमरा था जो कि उन्होंने रेंट पर लिया था। असल में वैम्पायर को मारने के बाद वो बेहोश हो गई थी और अभी यहाँ पर वो एंजल भी बैठी हुई थी। वो उसे देखकर हैरान थी। वो पूछती है कि क्या वो फिर से मारी गई, जिस पर एटला कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो उससे इसीलिए मिलने आई क्योंकि वो उसे बताना चाहती थी कि जब वो बेहोश हुई तो उसके दोस्त उससे डरे नहीं, जबकि उसका लुक पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक था, बल्कि वो तो उसे यहाँ पर लेकर आए जिससे कि वो जल्दी ठीक हो सके। अब उसकी मदद करने के लिए एटला अपनी वो पावर वापस ले लेती है जो कि उसने पहले बनी को दिया था, जिसकी मदद से उसने वैम्पायर को हराया। इस पर बनी उसे थैंक्स करती है। अब तभी कमरे में हॉक आता है, लेकिन तब तक एटला वहां से जा चुकी थी। हॉक देखता है कि बनी सो रही है और अब वो फिर से अपने पुराने वाले फॉर्म में आ चुकी है, इस वजह से वो बहुत खुश था। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी सैली और मैरी दोनों ही वहां मार्केट की तरफ निकले थे सामान लाने के लिए, क्योंकि आज तो बनी की तबीयत खराब है। लेकिन रास्ते में मैरी सैली से कहती है कि तुमने कहा कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल ऐसे ही किसी पर हमला करने के लिए नहीं कर सकती, तो फिर आखिर तुमने मेरे साथी जेड को क्यों मारा था? जिस पर सैली कहती है कि तब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब इतने में ही अचानक से उन्हें वही दुकानदार मिलता है जिसने तब बनी का बहुत मजाक उड़ाया था और अभी वो मैरी का मजाक उड़ाते हुए उससे बुरा भला कह रहा था, क्योंकि तब बनी के साथ मैरी भी थी। अब मैरी को उस पर बहुत गुस्सा आता और वो हमला करने वाली थी, पर उसके पहले यहाँ सैली ही एक बहुत खतरनाक पंच मारते हुए उस फ्रूट सेलर को नीचे गिरा देती है। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब एटला टाउन का चक्कर लगा रही थी तभी उसे वहाँ उस वैम्पायर की स्पिरिट दिखाई देती है। वो वैम्पायर अभी अपनी बॉडी को जलते हुए देख रहा था, जहाँ सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उस वैम्पायर ने उन्हें बहुत डरा कर रखा हुआ था। एटला वहाँ पर आती और उससे पूछती है कि तुम दुखी क्यों हो, जिस पर वैम्पायर कहता है कि भला मैं क्यों दुखी होऊंगा, मैं तो 300 साल बाद आजाद हुआ हूँ और मैंने अभी एक चीज सीख ली है कि हर ह्यूमन बुरा नहीं होता, क्योंकि जिसे मैं लाइक करता था उसने कभी भी मुझे एक ऑगर की तरह नहीं देखा था, जबकि वो भी एक ह्यूमन ही थी।
इसीलिए अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और अब मैं आजाद हो चुका हूँ। और इसके बाद वहाँ पर से उसकी स्पिरिट चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि अभी उस फ्रूट सेलर को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब वो सैली की आंखों में गुस्सा देखता है तो डर जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद सैली और मैरी वहाँ से चले गए थे। मैरी अभी सैली का ये रूप देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो ऐसा ही चाहती थी। वैसे अगले सीन में वो वापस से वहाँ उस कमरे पर लौट कर आती है, जहाँ पर वो बनी को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे होश आ चुका है और अब वो पूरी तरह से ठीक भी है। अब यहाँ पर मैरी भी बहुत खुश लग रही थी, जिसका कारण जब बनी पूछती है तो मैरी बताती नहीं। तभी हॉक कहता है कि हमें भी बाहर चलना चाहिए। वो सैली को साथ में चलने का कह रहा था, पर सैली बाहर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अभी अभी वो एक शॉपकीपर पर हाथ उठाकर आई है, जिस वजह से शायद किंगडम के गार्ड उसे ढूंढ रहे होंगे। पर हॉक को ये चीज समझ नहीं आती। अब जब सैली उसे सारी बातें बताती है और कहती है कि वो आदमी यही डिजर्व करता था, तो हॉक उसे पकड़कर ले जाने लगता है और कहता है कि तुमने क्राइम किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ से ये सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि अभी वहाँ जंगल में जब मीको और उसका वो डॉग जब आगे बढ़ रहे थे, तभी मीको को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे पहले लगा था कि ये कोई चोर है, पर जब वो पीछे आता है तो उसे वहाँ पर हाटसूमी दिखती है। मीको उसे सूप बनाकर पिलाता है और उससे पूछता है कि वो इस खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रही है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से अपने नाम के अलावा उसे और कुछ भी याद नहीं। वैसे अब रात भी हो गई थी, इस वजह से वो जंगल में रुक जाते हैं। रात को जब हाटसूमी सो रही थी तो मीको देखता है कि उसके सर पर एक सींग है, जिससे वो समझ गया था कि वो एक ऑगर है। वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालता और उसे खत्म करने लगता है, लेकिन तभी उसका वो डॉग उसे रोक देता है। ये देखकर मीको को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे पूछता है कि तुम मेरी तरफ हो या इन ऑगर्स की तरफ, जिस पर वो डॉग भी गुस्से में कहता है कि वो मीको की तरफ ही है, लेकिन मीको जो करने जा रहा था वो गलत था। हमें पता चलता है कि मीको उस डॉग की बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसी वजह से वो उसकी बात मान लेता है और साथ ही उससे माफी भी मांगता है। अगले दिन जब वो फिर से आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें एक ऑगर मिलता है, लेकिन मीको ने उसे खत्म कर दिया था। पर ऑगर को देखने के बाद अचानक से हाटसूमी के सर में दर्द होने लगा था। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद उन्हें एक मिड ऑगर मिलता है। ये पावर के मामले में मिडिल पर आते हैं और ना ये सीनियर है और ना ही जूनियर। हालांकि ये हाटसूमी का सीनियर ही था, पर इसकी पावर हाटसूमी से ज्यादा थी। इसे हाटसूमी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पिछले बैटल में हारने के बाद अब उसने अपनी याददाश्त ही खो दी है, इसीलिए अब उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। इतना कहते हुए वो हाटसूमी की चेस्ट पर अटैक करता है, जिससे हाटसूमी को बहुत बुरी चोट लग चुकी थी और अब वो लड़ने की हालत में नहीं थी। मीको वहीं पर खड़ा था, लेकिन वो दो ऑगर के बीच में नहीं आना चाहता था। तभी हाटसूमी अचानक से अपने उस सींग को निकाल कर फेंक देती है और कहती है कि अब वो एक ऑगर नहीं है, और इसी वजह से वो मीको से हेल्प मांगती है, लेकिन उसके पहले ही वो बेहोश भी हो गई थी। अगले सीन में जब उसे होश आता है तो वो एक रूम पर थी, जहाँ उसकी पूरी बॉडी पर बैंडेज लगे हुए थे, जो कि मीको ने लगाई थी। वो उठते ही उस ऑगर के बारे में पूछती है, तो मीको बताता है कि मीको ने उसे नहीं मारा, क्योंकि जब हाटसूमी की बॉडी से बहुत ब्लड निकल रहा था। अगर मीको उसे मारने के लिए रुकता तो इसमें और देर हो जाती। अब इस पर हाटसूमी उसे थैंक यू कहती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि ठीक होने के बाद क्या मैं तुम्हारी जर्नी पर साथ चल सकती हूँ, जिस पर मीको ने हाँ कर दी थी, ये कहते हुए कि वो नहीं चाहता कि अभी अभी उसने जिसको बचाया है वो ऐसे ही बाद में मारी जाए। अब हाटसूमी उससे कहती है कि तुम अब तक के मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और इसके बाद वो हंसने लगती है और वहां पर हम देखते हैं कि डॉग भी हंस रहा था। आगे हम देखते हैं कि अभी जिस टाउन में मीको रुका है उसी टाउन में एक टूर्नामेंट हो रहा था और इसमें हॉक ने भी हिस्सा लिया है। अभी वो कुछ लोगों को हराता है, जिसके बाद वो बहुत खुश था। पर वहां पर सैली, बनी और मैरी तीनों ये बात कर रहे थे कि उसे तो बहुत वीक अपोनेंट मिला। अब जब वो वहां से निकलते हैं तो बनी कहती है कि हॉक पैसे के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वो सिर्फ खुद को स्ट्रांग बना रहा है, जिससे कि आगे चलकर वो हर किसी को प्रोटेक्ट कर सके। तभी सैली की नजर वहां से गुजरते हुए मीको पर पड़ती है। वो तुरंत ही दौड़कर जाती है और बाहर मीको से उसका रीयूनियन होता है। मीको उसे थोड़ा पानी देता और कहता है कि माफ करना, मेरे सारे पैसे पहले ही खर्च हो चुके हैं, वरना मैं तुम्हें और भी कुछ लेकर खिला देता। वो यहाँ पर उसे हाटसूमी के बारे में भी बताता है और वो ये भी कहता है कि उसने भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है सिर्फ पैसों के चलते। अब इसके बाद हम उसी मिड ऑगर को देखते हैं, जो कि अभी मिराजी के पास आया हुआ था, जो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने हाटसूमी को जाने दिया। हालांकि वो इस चीज की वजह भी बताता है, जिस पर मिराजी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उस लड़की को नहीं हरा पाते। अब तभी वहां पर एक छोटी सी बच्ची आती है जिसका नाम सेलिना है। वो यहाँ पर उस मिड ऑगर से कहती है कि वो उसे अपने कंधे पर बिठाए, जिस पर मिड ऑगर ने तुरंत ही मना कर दिया था। पर तभी मिराजी उसे साइमन का वो फेस दिखाता और कहता है कि उसे इस लड़की ने मारा है क्योंकि इसने उसकी बात नहीं मानी थी। ये सुनकर मिड ऑगर डर जाता और उसे कंधे पर बिठा लेता है।
अब वो लोग वहाँ से कुछ दूरी पर आते हैं जहाँ पर ऑगर की गैदरिंग थी। ये यहाँ पर आकर मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि इन्हें आगे चलकर क्या करना है। लेकिन इस बार का टॉपिक थोड़ा अलग था, क्योंकि सभी जब वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें मैप दिखाया जाता है। ये उनकी ऑगर टेरिटरी थी जो कि अब कम होती जा रही है। और तभी वहाँ पर एक ओल्ड ऑगर आगे आते हुए पूछते हैं कि क्या ये काम मीको का है, जिस पर मिराजी हाँ करता है। वो कहता है कि हमें उसे रोकना होगा, वरना इस तरह से हमारा पूरा क्लैन ही खत्म हो जाएगा। वैसे अभी बाकी सभी को मीको के बारे में नहीं पता था, इस वजह से उन्हें नहीं लग रहा था कि ये कोई सीरियस टॉपिक है। पर तभी मिराजी साइमन का वो कटा हुआ सर दिखाकर इन्हें भी एग्जाम्पल के तौर पर बताता है कि इसे मीको ने मारा था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि साइमन उन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इतने में ही एक बच्चा जिसका नाम टोडोरो है और वो एक थंडर ऑगर है, वो आगे आकर कहता है कि साइमन कमजोर था, इसी वजह से वो मारा गया। पर तभी मिराजी कहता है कि उसने मैरी को भी मार दिया है। अब मैरी का नाम सुनने के बाद ना जाने क्यों टोडोरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। उसने फैसला कर लिया था कि मीको को वो अपने हाथों से मारेगा, और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। और जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो साइमन का सर अचानक से मिराजी से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ मुझे एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहे हो, तुम चाहते तो मेरी बॉडी को रिपेयर भी कर सकते हो, क्योंकि मैं मरा नहीं हूँ। पर इतने में ही उसे मार दिया जाता है। वैसे इसके बाद सेलिना वहां मिराजी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या ह्यूमन और ऑगर दोस्त भी हो सकते हैं, जिस पर मिराजी कहता है कि हाँ, ऐसा होना पॉसिबल है अगर उनके बीच में अच्छी कम्युनिकेशन हो, क्योंकि पहले भी उनका एक दोस्त ह्यूमन के साथ फ्रेंडशिप कर चुका है। और वो यहाँ पर उस वैम्पायर की बात कर रहा था। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं। अभी हॉक जब टाउन में घूम रहा था तभी उसकी मुलाकात सेलिना से होती है। अब सेलिना उससे कहती है कि वो उसे अपने सर पर बिठाए, क्योंकि वो अभी मिराजी को ढूंढ रही है। लेकिन हॉक उसे नहीं जानता था और इसीलिए वो उसे सर पर नहीं उठाता, लेकिन वो उसकी मदद करता है मिराजी को ढूंढने में। अब रास्ते में वो बात करते हुए जा रहे थे और सेलिना को हॉक की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। वो कहती है कि हम फ्रेंड बन सकते हैं, लेकिन तभी हॉक उसके सर पर टिकल करते हुए कहता है कि फ्रेंड्स इतनी आसानी से नहीं बनाए जा सकते, उनके बीच में एक बॉन्ड और एक कनेक्शन होता है, और हम तो अभी अभी मिले हैं। तभी अचानक से ही हॉक को एक बहुत ही ज्यादा डीप डार्क एनर्जी महसूस होती है, क्योंकि उसने सेलिना के सर पर टिकल किया था। इस वजह से सेलिना को गुस्सा आया था, पर अगले ही पल वो हंसने लगती है। तभी वहां पर मिराजी आता और वो उसके पास आ जाती है। अब मिराजी देखता है कि हॉक के पास एक तलवार है। वो समझ गया था कि हॉक ने अभी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। वो उसे इनकरेज करता है और साथ ही सेलिना से भी कहता है कि उसे भी अपने नए दोस्त को चीयर करना चाहिए। अब इसके बाद हॉक भी वहां से चला गया था। हालांकि उसे पता नहीं था कि उसके पूरे किंगडम को जिसने डिस्ट्रॉय किया, अब वो उसकी दोस्त बन चुकी है। असल में सेलिना गॉड ऑफ मास्क है और वो सारे मास्क ऑगर को कंट्रोल कर सकती है। अब वहाँ पर टूर्नामेंट के बैटल ग्राउंड में हम देखते हैं कि हॉक पहुंच चुका था और उसका बैटल अब स्टार्ट होने वाला था। सेलिना भी वहाँ पर ऑडियंस में बैठी हुई थी और जोर जोर से हॉक का नाम चिल्ला रही थी। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो एक बहुत अच्छा शो दिखाएगा। तभी वहाँ बाहर हम सैली को देखते हैं, जो कि यहाँ जब अंदर की तरफ आ रही थी तभी उसकी मुलाकात मिराजी से होती है। वो मिराजी को जानती नहीं है, पर मिराजी उसे बताता है कि उसका भी सेम ड्रीम है कि वो ह्यूमन और ऑगर को फ्रेंड बनाए, क्योंकि यही दो स्पीसीज या कह लो कि यही दो क्लैन हैं जिनमें सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती है। लेकिन तभी वहाँ पर मीको आता और कहता है कि उसे मिराजी से बात भी नहीं करनी चाहिए, और यहाँ साथ साथ वो मिराजी की पोजीशन के बारे में भी बताता है। लेकिन मिराजी इस पर कहता है कि अगर ऐसी बात भी है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो ऑगर में इतनी हाई पोस्ट पर है कि हर ऑगर उसकी बात मानता है, और अगर वो कहेगा कि इंसान और ऑगर के बीच में लड़ाई ना हो तो कोई भी ऑगर धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मीको को अभी उस पर भरोसा नहीं था, जिस वजह से मीको सैली से कहता है कि उसके पास दो चॉइस है, या तो वो मिराजी के साथ हाथ मिला ले या मीको के साथ। अब मिराजी जिस बात को चुन रहा है वही बात सैली ने भी चुना है, लेकिन मीको का तो उल्टा है। वो सभी ऑगर को इस धरती से खत्म करना चाहता है। पर यहाँ पर सैली अपने दोस्त की तरफ हाथ बढ़ाती है, जो देखकर मीको भी हैरान था। सैली कहती है कि उसे नहीं पसंद कि मीको किसी भी ऑगर को जान से मारे या उन्हें हेट करे। वो इस पर आगे चलकर काम करेगी, लेकिन वो अपने दोस्त को भी नहीं खोना चाहती, इसी वजह से उसने उसे चुना। लेकिन मीको इस चीज को मान नहीं सकता था। वो तुरंत ही वहां से भाग जाता और कहता है कि तुम्हें मुझे नहीं चुनना चाहिए था। मिराजी सैली से कहता है कि तुमने जो फैसला लिया सोच समझ कर लिया होगा, और शायद वो सही भी है। तुम्हें मीको से बात करनी चाहिए, इससे शायद तुम उसकी प्रॉब्लम को समझ सको। सैली वहां मीको के पास पहुंचती है और उससे बात करती है। मीको बताता है कि वही वो बच्चा है जिसके पेरेंट्स को ऑगर्स ने खत्म कर दिया था, और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो इस धरती पर से सभी ऑगर्स को मार डालेगा। हालांकि वो कितने भी ऑगर को मार ले, लेकिन अभी तक उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। अब सैली कहती है कि तो फिर तुम क्या करोगे जब सारे ऑगर मारे जाएंगे। मीको को कुछ भी समझ नहीं आता,
बस उसके चेहरे पर बहुत ही विल स्माइल थी, जिससे सैली को अपना जवाब मिल चुका था कि वो नहीं रुकने वाला। अब तभी वहाँ पर उसी टाउन में एक धमाका होता और हम देखते हैं कि टोडोरो अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ चुका था। अब पावरफुल ऑगर्स को देखते हुए टूर्नामेंट को कैंसिल कर दिया जाता है। ये बात सभी को बताई जाती और उनसे ये भी कहा जाता है कि अगर वो लोग उन ऑगर्स के सर को लेकर आते हैं, मतलब कि उन ऑगर्स को मार देते हैं, तो उन सभी को 500 गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। और वो सभी इसके लिए निकल चुके थे। हॉक को रास्ते में अपना एक दोस्त मिलता है जो कि उसी टूर्नामेंट में उसके साथ था। वो कहता है कि हम दोनों हाथ मिला सकते हैं उन ऑगर्स को खत्म करने के लिए, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। और वैसे भी उसे पैसे की जरूरत है अपने फैमिली के लिए। पर जाते वक्त हॉक उसे डिस्करेज करता है क्योंकि ऑगर्स बहुत खतरनाक होते हैं, जिस पर वो बात मान भी गया था और कहने लगा था कि ठीक है तो फिर मुझे घर लौट जाना चाहिए। लेकिन इतने में ही उसके सर पर थंडर लाइटनिंग गिरती है और उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। अब तभी वहाँ पर टोडोरो आता है। उसे देखने के बाद हॉक समझ चुका था कि ये एक ऑगर है, लेकिन यहाँ पर टोडोरो समझ रहा था कि हॉक असल में वही लड़का है जिसने मैरी को मारा। अभी टोडोरो ने कोशिश की थी वो दोनों को खत्म कर सके, पर उसका निशाना चूक गया था। दूसरी तरफ हम वहाँ पर सैली को देखते हैं जो कि धमाके के बाद सोच रही थी कि क्या ये काम मिराजी का है। लेकिन तभी मिराजी वहाँ पर आता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं है, वो ये सब नहीं कर रहा। साथ ही वो यहाँ पर अब सैली की मदद करने से भी मना कर देता है क्योंकि तब उसने उसे नहीं चुना था। इसके बाद हम वापस से यहाँ हॉक के पास आते हैं। जब टोडोरो उस पर फिर से हमला कर रहा था तो हॉक ने अपनी तलवार हवा में उछाल दी थी, जिस वजह से वो थंडर लाइटनिंग उस तलवार को जाकर लगती है। वहाँ बाहर अभी टोडोरो का एक साथी सो रहा था। तभी वहाँ पर मीको पहुँचता है। वो सोचता है कि उसे इसे खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये भी एक ऑगर है। लेकिन तभी अचानक से मीको भी अनकॉन्शियस होकर वहाँ नीचे गिर जाता है। वहाँ देखते हैं कि अभी बनी और मैरी दोनों ही वहाँ पर आ गई थी और अलग अलग डायरेक्शन में जाकर सैली को ढूंढ रही थी क्योंकि टाउन में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा ऑगर आए हैं। दूसरी तरफ हम वहाँ पर हॉक को देखते हैं। वो डिसाइड करता है कि वो टोडोरो से नहीं लड़ेगा, इस वजह से वो भाग गया था। लेकिन टोडोरो भी उसका पीछा करता है। हालांकि टोडोरो को पता नहीं था कि ये हॉक का एक प्लान है, क्योंकि जब वो दूसरी गली में मुड़ता है तभी हॉक अचानक से उस पर हमला करता है और उसके सर पर अटैक करने की वजह से यहाँ पर टोडोरो बेहोश हो गया था। अब इस तरफ हम वापस से सैली के पास आते हैं, जिससे मिराजी कह रहा था कि अगर उसे सब कुछ रोकना है तो उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और ये चीज सैली को भी सही लगती है। अब यहाँ वापस से सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि अभी टोडोरो के साथ आया एक और ऑगर जिसका नाम सिंको है। वो अभी थोड़ा उदास था क्योंकि टाउन के लोग उसे देखकर डर रहे थे। तभी वहां पर मैरी आती है। वो उससे कहती है कि आखिर वो इस टाउन पर हमला क्यों कर रहा है, जिस पर सिंको बताता है कि ऐसा वो टोडोरो के कहने पर कर रहा है क्योंकि मिराजी ने टोडोरो से कहा है कि मीको ने तुम्हें मार दिया। इस वजह से टोडोरो को गुस्सा आ गया था। अब मैरी हैरान थी कि आखिर वो उसके मरने पर गुस्सा क्यों हो रहा है। तभी सिंको कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अब वो ह्यूमन के साथ है। और यहाँ पर सिंको ही ये फैसला करता है कि वो अब मैरी को जान से मार देगा क्योंकि उसने उनके ऑगर क्लैन को धोखा दिया है। वैसे वहां पर टोडोरो को भी अब तुरंत ही होश आ गया था। वो देखता है कि उसका हॉर्न जो कि अभी तक कवर था अब वो कवर नहीं रहा। वो समझ गया था कि ह्यूमन ने उसे धोखा दिया, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा और सिर्फ मीको ही नहीं बल्कि इस पूरे टाउन से बदला लेगा। वैसे दूसरी तरफ बाकी सभी की भी अभी ऑगर से लड़ते वक्त हालत खराब थी। हम वहाँ पर सैली को देखते हैं जो कि अभी अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी और मिराजी पर अटैक कर रही थी, पर ना जाने क्यों लेकिन उसकी पावर एक्टिवेट ही नहीं होती। इस तरफ मैरी को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सिंको के साथ लड़ने में क्योंकि सिंको बहुत ही ताकतवर है और वो एक स्पेशल फैक्शन से आता है जिसे मिराजी ने खुद ही क्रिएट किया है। इसके बाद हम वापस से यहाँ हॉक के पास आते हैं। उसकी भी हालत खराब थी और शायद वो मरने ही वाला था, पर दूर से हम देखते हैं कि अभी सेलिना उसे देख रही है। हालांकि वो बीच में इंटरफेयर नहीं करती। इधर हॉक समझ चुका था कि वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब वो अपनी थंडर राइजिंग पावर का इस्तेमाल करता और थंडर बॉडी को समन करता है। वो बहुत ही पावरफुल अटैक से यहाँ हॉक पर हमला कर रहा था, लेकिन हॉक भी हटता नहीं। वो अपने दोस्तों को याद करते हुए आगे बढ़ता है। उसने सोच लिया था कि अब वो मारा जाएगा, पर इतने में ही अचानक से कोई उसके सामने आकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। हम देखते हैं कि ये विनी थी। वो हॉक पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो बेवकूफ है जो खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ सामने टोडोरो अभी बहुत गुस्सा था क्योंकि उसका अटैक ब्लॉक हुआ था। अब वो विनी से लड़ने के लिए भी तैयार था, लेकिन विनी कहती है कि वो लड़ने के लिए नहीं आई, वो सिर्फ हॉक को उसका गिफ्ट देने के लिए आई थी। वो बताती है कि हॉक के पास एक लकड़ी की तलवार है जो कि उसके हिसाब से किसी काम की नहीं, इसीलिए वो अभी एक मेटल स्वॉर्ड लाई है और वो उसे तलवार देती है। वैसे अभी सेलिना भी उन्हें देख रही थी और वो उस तलवार को देखते हुए पहचान गई थी कि यह तलवार एक हेवनली ट्रेजर है। ये चीज किसी को भी कट कर सकती है। और यहाँ पर विनी हॉक को ऑल द बेस्ट कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी,
अब अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स है तो तुम खुद को बचा सकते हो। अब हॉक इस चीज से थोड़ा मोटिवेट हो चुका था। दूसरी तरफ हम बनी को देखते हैं। उसकी फाइट अभी एक ईगल ऑगर से हो रही थी, जो कि असल में बहुत ही पावरफुल थी। पर अचानक से ही जब बनी हारने लगती है तभी एटला की वो मैजिकल पावर एक्टिवेट होती है, जिसके बाद बनी को भी पता नहीं चलता और वो बहुत ही कम टाइम में उस ईगल के एक पंख को काट देती है। वो ईगल गुस्सा थी, पर इतने में ही बनी ने उसकी गर्दन को भी काट करके उसे खत्म कर दिया था। साथ ही अब इसके बाद वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहां से आगे बढ़ गई थी, पर बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से वो तुरंत ही वहां पर अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है। पर अभी ये ऑगर यहाँ पर खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सिंको की फाइट अभी जब मैरी से हो रही थी तो मैरी उस जगह से भागती है और भागकर एक दीवार के पास आती है। ये वही दीवार होती है जो कि हर किंगडम के आसपास बनी होती है, किंगडम को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए। जब सिंको उस पर हमला करता है तो दीवार के अंदर उसका हाथ अटक जाता है। मैरी भी सामने से पहले ही हट गई थी और अब मैरी के पास एक अच्छा मौका था उसके ऊपर हमला करने का। वो सेम ऐसा ही करती है, जिसकी वजह से सिंको भी अनकॉन्शियस होने की हालत में था। इसके बाद हम वापस से सैली के पास आते हैं। अभी वो हैरान थी कि आखिर उसकी पावर एक्टिवेट क्यों नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर मिराजी उससे कह रहा था कि तुम इन पावर के दम पर कैसे दो क्लैन को एक कर सकती हो, जिस पावर को तुम कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। पर फिर भी सैली अभी भी मोटिवेटेड थी और उसे पता था कि वो ऐसा कर लेती। इसीलिए मिराजी कहता है कि ठीक है, तो फिर अब तुम्हें जाकर अपने दोस्तों को बचाना चाहिए। हालांकि सैली जाने से पहले अपने हाथ को आगे बढ़ाती और कहती है कि वो पहले मीको की गलतफहमी दूर करेगी और इसके बाद मिराजी से आकर मिलेगी और फिर वो ऑगर्स और ह्यूमन को एक करेगी। अब एक बार फिर से सीन चेंज होकर वहाँ टोडोरो और हॉक के पास आता है। टोडोरो को अभी गुस्सा इस बात का था कि उसका जो हॉर्न है वो बाहर आ चुका है। असल में मैरी ने बहुत पहले उसे कवर किया था, जिससे कि वो अपनी लाइटनिंग पावर का यूज लिमिट में और सही से कर पाए। लेकिन वो याद करता है कि मैरी यहाँ पर नहीं है, इस वजह से उसे और भी गुस्सा आता है और वो फिर से अपनी थंडर राइजिंग पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इस तरफ मैरी सिंको से कह रही थी कि आखिर वो टोडोरो की मदद क्यों कर रहा है, जबकि ये गलत है। ह्यूमंस को बेवजह मार देना उसे ये चीज सही नहीं लगती। पर सिंको कहता है कि हाँ, उसका भी यही मानना है, उसे भी ह्यूमन से कोई खास दुश्मनी नहीं है। लेकिन वो टोडोरो की बात इसीलिए मान रहा है क्योंकि जिस तरह से ह्यूमन में भेदभाव होता है वैसे ही ऑगर्स में भी होता है। ऑगर्स को भी उनकी पर्सनालिटी और पावर के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, लेकिन टोडोरो ऐसा नहीं है। उसने सिंको से भी बहुत अच्छे से बात की थी और वो दोस्त बन गए और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि टोडोरो जो कुछ भी कहेगा वो उसकी बात को फॉलो करेगा। हालांकि वो ये भी कहता है कि उसे मैरी का भी डिसीजन सही लगता है और वो चाहता है कि मैरी की तरह ही बाकी ऑगर्स भी ऐसा ही करे, जिससे इस धरती पर से लड़ाई होना खत्म हो जाएगी। इधर टोडोरो अपने फाइनल अटैक करता है, लेकिन हॉक भी उस अटैक को कट करने के साथ साथ अपनी तलवार से अपना अटैक करता है, जिसकी वजह से टोडोरो वहीं पर बेहोश हो गया था। पर जब उसे होश आता है तो वो अभी उसके सामने मैरी थी। वो मैरी को देखकर हैरान था क्योंकि उसे लगा था कि मैरी मारी गई। उसे देखकर वो वहीं पर रोने लगता है। इधर हम हॉक को देखते हैं जो कि अभी सैली और विनी के साथ था। वो बताता है कि फाइट के दौरान वो टोडोरो को खत्म करने वाला था क्योंकि उसने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया। हालांकि बाद में उसे ये जानने को मिला कि टोडोरो इस बात पर गुस्सा है कि किसी ने मैरी को खत्म कर दिया। हॉक खुश था कि उसने टोडोरो को नहीं मारा क्योंकि ये गलत होता। वो ये भी कहता है कि अगर हम बात करके बात सुलझाएं तो इससे कई जाने जाने से बच सकती है। अब तभी विनी ने एक मैप में एक दूसरी कंट्री के बारे में बताती है और कहती है कि उन्हें यहाँ पर जाना चाहिए। अब इसके बाद वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीको जब वापस से कॉन्शियस होता है, मतलब जब वो होश में आता है, तो अभी वो उसी रूम में था जो कि उसने हार्सुमी के लिए लिया था। वो उठते ही अपनी तलवार को उठाता है क्योंकि उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर हार्सुमी आती है। मीको को होश आता है कि वो अभी अपने रूम में है। डॉग उसे बताता है कि वो मिंकी से मिला था। मिंकी के पास पावर्स है कि वो किसी को भी अनकॉन्शियस कर सकता है और उसे डरावने ड्रीम दिखा सकता है, जिस वजह से मीको तब से बेहोश है और वो उन्हीं ड्रीम्स में खोया हुआ था। इसके बाद वापस से ये सीन चेंज होता और हम सैली को देखते हैं जो कि अभी टोडोरो से कह रही थी कि वो दूसरी कंट्री की तरफ जा रहे हैं, तो अगर टोडोरो चाहे तो उन्हें ज्वाइन कर सकता है। साथ ही वो हाथ भी आगे बढ़ाती है, लेकिन टोडोरो उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वो ह्यूमन का कभी साथ नहीं दे सकता। साथ ही वहां से जाने लगा था, लेकिन मैरी आकर वहां सैली को समझाती है कि वो गुस्सा ना हो। टोडोरो बस एक दूसरे से बात करने में थोड़ा हिचकिचाता है। हालांकि अब टोडोरो ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, इस वजह से वो वहां से चला गया था। बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात मिराजी से होती है। वो उससे कहता है कि आखिर उसने उससे झूठ क्यों कहा कि मीको ने मैरी को मार दिया, क्योंकि ऐसा करने की वजह से उसके दो दोस्त सिंको और वो ईगल मारे गए। लेकिन इस पर मिराजी कहता है कि चिंता मत करो, और इतना कहते हुए वो टोडोरो पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट के आर पार एक होल हो चुका था और टोडोरो वहीं पर मारा जाता है। और मिराजी ईविल स्माइल के साथ उससे कहता है कि लो, अब तुम उनसे आराम से हेवन में मिल सकते हो। दूसरी तरफ वहाँ सैली और उसका ग्रुप उस नई कंट्री की तरफ निकल चुके थे
अब इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हम हीको नाम के एक लड़के को देखते हैं। ये नाम मीको की तरह ही है, लेकिन इस चीज का रीजन हमें पता चलेगा कि उन दोनों के नाम सेम क्यों हैं। अभी हीको एक गांव में घूम रहा था। हमें थोड़ी स्टोरी जानने को मिलती है कि हीको के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, जिसका रीजन हीको को भी नहीं पता, क्योंकि तब वो बहुत छोटा था। अभी वो बस अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। रास्ते में उसे एक डॉग दिखता है और वो उस डॉग को खाना खिला देता है, जिसके बाद वो डॉग उसका पीछा करने लगता है। वो डॉग बोल सकता था, ये देखकर हीको बहुत हैरान था, पर तभी अचानक से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो सामने एक ऑगर को देखता है जो कि किसी ह्यूमन को जान से मारकर खा रहा था। वो तुरंत ही वहाँ सामने आकर उससे लड़ने को तैयार हो जाता है, पर हीको बहुत ही डरपोक टाइप का है और वैसे भी इतने बड़े से ऑगर को देखकर कौन नहीं डरता। उसके हाथ कांपने लगी थी, पर तभी वो ऑगर अचानक से उस पर हमला करता है। पर जैसे ही हीको उसके हाथ को रोकने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ उस ऑगर से ज्यादा है। इससे वो मोटिवेट हो चुका था और उसकी आंखें ग्लो करती है और वो भी बिल्कुल सेम मीको की तरह। जिसके बाद वो हमला करते हुए उस ऑगर को खत्म कर देता है। सारे गांव वाले उसके पास आ गए थे और उसे थैंक्स कह रहे थे। साथ ही हीको का नाम फेमस होने लगा था। बाकी गांव जो कि ऑगर के हमलों से परेशान थे वो हीको से ही हेल्प मांगते थे और हीको उनकी हेल्प करता भी था। और वो अपनी एक जर्नी पर निकलता है जिससे वो अपने पेरेंट्स को ढूंढेगा और बाकियों की मदद करेगा। और इस जर्नी में उस डॉग ने भी उसका साथ दिया, वो भी उसके साथ जाता है। पर ये जर्नी अचानक से ही बदल गई थी, क्योंकि उसे एक ऑगर आइलैंड के बारे में पता चला और वो डिसाइड करता है कि वो ऑगर के लीडर को ही खत्म कर देगा, जिससे ये चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और बाद में वो अपने बारे में सोचेगा। अब वहाँ उस ऑगर आइलैंड पर पहुंचकर वहाँ के लीडर को वो आसानी से हरा देता है। लीडर को मारने के बाद उसने अपने पेरेंट्स को ढूंढने का प्लान ड्रॉप कर दिया था और उसने बस अपना एक घर ले लिया था और वो वहीं पर रहने लगा। वो बहुत ही अकेला महसूस करता था। पर तभी एक दिन अचानक से एक ऑगर उससे मिलने के लिए आया। वो कहता है कि उसके बेटे को वो बचा ले। असल में इस ऑगर को एक ह्यूमन लेडी के साथ प्यार हो गया था। उनका एक बेबी है, लेकिन इस ऑगर की जो फीलिंग्स थी, मतलब जो एक हंगर होती है ह्यूमन ब्लड की, वो उसे सह नहीं पाया और अपनी ही वाइफ को खा गया। इस वजह से अभी सारे विलेजर्स उस बच्चे को मार रहे हैं, जबकि गलती इसमें उसकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हीको वहाँ विलेज में पहुंचता है और एक बच्चे को पेड़ से बंधा हुआ दिखता है। सभी गांव वाले उसे जान से मारने वाले थे, लेकिन हीको उन्हें जाकर रोकता है। वो कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर गांव वालों की आंखों में हेटरेड अलग ही दिख रही थी। वो फैसला करता है कि वो उस बच्चे का ख्याल रखेगा, वरना लोग उसे मार देंगे। जिसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और इसी सीन से हमें पता चलता है कि हीको की मुलाकात मीको के साथ कैसे हुई। अब जब वो घर पर आते हैं तो मीको अभी बहुत ज्यादा उदास था और कह रहा था कि उसे मर ही जाना चाहिए, क्योंकि अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। पर तभी हीको अपने घुटनों के बल आकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसने ही उसके फादर को मारा है और अगर मीको चाहे तो बदला ले सकता है। मीको तुरंत तलवार उठाकर उस पर हमला करता है, पर मीको इतना ताकतवर नहीं था कि वो हीको को मार पाए, क्योंकि जो तलवार उसके सर पर लगी थी उससे उसे खरोच भी नहीं आती। हीको कहता है कि वो उसे ट्रेनिंग देगा जिससे वो स्ट्रांग बन पाए और एक दिन अपना बदला ले पाए। अब इसके बाद मीको तो सो गया था, लेकिन हीको और वो डॉग बैठे हुए थे। उस डॉग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हीको एक बच्चे को क्यों पाल रहा, जो कि फ्यूचर में उसे ही मारने वाला है। लेकिन हीको कहता है कि उसने ऐसा जानबूझकर करा जिससे कि मीको खुद को ना कोसे, उसके पास एक टारगेट रहे और जिसकी इसमें गलती है और वो फ्यूचर में उसे मारकर खुश हो पाए। ये बात मीको ने भी सुन ली थी और उसे भी इस चीज का बहुत दुख था। अब अगले दिन से हीको की और मीको की दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि अब वो दोनों ही साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। हीको मीको का बिल्कुल फादर की तरह ख्याल रख रहा था। वो उसे पढ़ना सिखा रहा था और फाइट करना सिखाता है और काफी स्ट्रांग बनाता है, जिसकी वजह से उनके बीच एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो चुका था। हालांकि इसके बाद भी मीको ने अपना असली नाम उसे नहीं बताया था, जिस वजह से हीको उसका नाम मीको रखता है और उन दोनों ने एक दूसरे में ही अपनी खुशी ढूंढ ली थी और वो बहुत खुश थे। लेकिन ये खुशी बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि हम एक ऑगर को देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा था और वो इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। अभी वो दिन आ गया था जिस दिन मीको पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। इसी वजह से हीको उससे कहता है कि अगर अब वो चाहे तो अपना बदला ले सकता है। पर इस चीज पर मीको को गुस्सा आता और वो वहां से भाग जाता है। हालांकि बाद में हीको ने मीको को ढूंढ लिया था। वो साथ में बैठते हैं, जिस दौरान हीको उससे कहता है कि वो समझ सकता है कि मीको क्या फील कर रहा है, लेकिन इस फीलिंग को दूर करने के लिए और अपना अकेलापन दूर करने के लिए अगर चाहे तो मीको एक जर्नी पर जा सकता है, जहां पर वो ऐसे लोगों से मिलेगा जो कि उससे हेट नहीं करेंगे। लेकिन मीको ऐसा नहीं चाहता था, उसे बस अपने फादर के साथ रहना था। अब हर चीज फिर से पहले की तरह चलती रहती है, लेकिन एक दिन अचानक से मीको को ऐसी फीलिंग आती है जैसा कि उसे तब आई थी जब उसने अपने ऑगर फादर को खोया था। वो तुरंत ही भागते हुए यहाँ हीको से मिलने के लिए आ रहा था, जहाँ रास्ते में वो डॉग उसे मिलता है और उसका रास्ता रोकता है, पर मीको उसकी बात नहीं सुनता।
यहाँ हीको के पास आने के बाद मीको देखता है कि हीको जमीन पर पड़ा है और वहाँ आसपास बहुत डिस्ट्रक्शन थी। असल में हीको की अभी लड़ाई हुई थी उसी ऑगर के साथ जिसे हमने कुछ टाइम पहले देखा था। वो ऑगर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इस वजह से हीको उससे हार गया और अब वो मरने वाला है। ये चीज देखते हुए मीको बहुत दुखी था, लेकिन मरते मरते भी हीको उसे लेक्चर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें जिस जर्नी पर जाने को कहा था तुम्हें उस जर्नी पर जाना होगा। मीको कहता है कि आपने मुझे ये भी प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं स्ट्रांग नहीं बन जाता तब तक आप मुझे प्रोटेक्ट करोगे। इस पर हीको कहता है कि हाँ, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। यहाँ पर वो मीको को अपनी तलवार देता है और कहता है कि तुम इस तलवार की मदद से खुद को और हर कमजोर को प्रोटेक्ट करना। साथ ही जब हीको की जान जाती है तो अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से एक लाइट निकलकर मीको की बॉडी में एंटर करती है। ये वही पावर थी जो कि मीको के अंदर एक्टिवेट होती है और मीको इसकी मदद से ही ऑगर्स को खत्म करता है। वैसे ये पावर मिलते ही तभी वहाँ पर वो ऑगर आता है जिसने हीको को खत्म किया था। वो अभी मीको पर भी हमला करता है, लेकिन उसके ब्लास्ट की वजह से मीको को कुछ भी नहीं हुआ था। वो आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार से उसके हाथ को काटता है और फिर उसे भी जान से मार देता है। इस दौरान मीको का वो हॉर्न जो कि उसके सर के बिल्कुल सेंटर में है वो बाहर निकल कर आया था, लेकिन वो उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि वो खुद को एक ऑगर नहीं मानता। उसने भी सेम सैली की तरह डिसाइड कर लिया था कि वो ह्यूमंस की और ऑगर्स की लड़ाई को खत्म करेगा। हालांकि बस फर्क इतना था कि मीको सारे ऑगर्स को खत्म करके इस लड़ाई को खत्म करना चाहता है। जिसके बाद मीको वहाँ पर बेहोश हो गया था। अगले सीन में हम अभी करंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर हाट्सुमी मीको को अपने कंधे पर उठाकर ली जा रही है क्योंकि मीको अभी सो रहा था। वो डॉग भी उनके साथ ही था। डॉग मन में सोच रहा था कि उस इंसिडेंट के बाद से मीको के दिल पर एक छेद हुआ जो कि अभी तक नहीं भरा था, लेकिन अब उसे एक ऐसा पर्सन मिल चुका है जो शायद उस होल को फिल कर देगा। और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है और अगर इसका सीजन 2 आता है तो उसे भी हम एक्सप्लेन जरूर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।